नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। प्रधानमंत्री मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान पहुंचे, जहां से शानदार तस्वीरें देखने को मिली। मागा और मीगा इज इक्वल्स टू मेगा, ये शानदार संदेश अमेरिका की धरती से पूरी दुनिया को गया है। जाहिर है कि दोनों दोस्तों के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध है जो आने वाले समय में और बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस मुलाकात से दुनिया को बड़ा संदेश गया है। संदेश यह गया है कि एक सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक सबसे पुराना लोकतंत्र आपस में दोस्त हैं। किसी भी तरीके की चुनौती के सामने ये नहीं झुकेंगे, और ये संदेश जाना बहुत जरूरी था। जाहिर है एक तरफ दोनों ही देशों के संबंध आगे आने वाले वक्त में बेहतर होंगे, लेकिन दुनिया को साथ साथ ये संदेश देना भी जरूरी था कि पहला और आखिरी विकल्प आज भी कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र है, और पूरी दुनिया इसी डेमोक्रेसी से चलेगी। आज इसी चर्चा पर हम आगे बढ़ते हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा कैसा रहा। डॉक्टर जगदीश चंद्र, भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ, फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जेसी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। सबसे पहला सवाल सर, ट्रंप के मन में मोदी को लेकर इतना ज्यादा प्यार आखिर क्यों है, और इसके मायने क्या हैं? देखो, क्या है कि मोदी और ट्रंप, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ ए ग्लोबल लव स्टोरी। मोदी और ट्रंप के बीच की प्रेम कहानी सचमुच अद्भुत है। इट लुक्स एज इफ ट्रंप इज़ इन डीप लव विद मोदी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लाड़ प्यार और प्रेम का पब्लिकली इजहार करने में, एक्सप्रेस करने में ट्रंप जो है कोई चूक नहीं करते हैं। वो जो बोलते हैं उसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाते हैं, वो सच और मन की बात बोलते हैं। ट्रंप के मन में मोदी के प्रति जो प्यार है, मोदी को देखकर खासकर कभी कभी वे ऊक चूक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। कभी गले लगाते हैं, कभी कुर्सी खींचते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बाहों में भर लेते हैं। तो अद्भुत प्रेम कहानी है ये। और कुछ एक उदाहरण मैं इसके आपको दूंगा। हुआ यूँ कि वाशिंगटन में जब मोदी थे तो उस समय जो है मोदी कुर्सी पे बैठने वाले थे, तो ट्रंप ने बड़े मान सम्मान के साथ कुर्सी को खींचा इस तरह से, मोदी उस कुर्सी पे बैठे। और ट्रंप तब तक कुर्सी के पीछे खड़े रहे जब तक मोदी ने वहाँ रखी किताब में अपने व्यूज़, अपने ऑब्जर्वेशन वहाँ पे जो है वो दर्ज नहीं किए। इसके बाद ट्रंप ने मोदी को एक पुस्तक भेंट की। मोदी खुद आश्चर्यचकित थे। ट्रंप खुद लिख रहा है आवर जर्नी, आवर जॉइंट जर्नी जो है मोदी और ट्रंप के बारे में जो है। और किताब के पहले पन्ने पे जो फ़ोटो है और जो लिखा हुआ है ट्रंप के द्वारा, वो यह है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, अर्थात नरेंद्र मोदी तुम महान हो। इसके बाद वो पुस्तक के पन्ने पलटते हैं। पलटते हुए उन्हें आगरा का वो दृश्य याद आता है, पत्नी के साथ जब भारत गए थे 2020 में, तो आगरा भी गए होंगे दैट वे जो है। फिर वो देखते हैं दो तस्वीर लगी हुई हैं, खुद की तस्वीर अहमदाबाद की, नमस्ते ट्रंप, और फिर से उन्होंने लिखते हैं उसके ऊपर, जो टेक्सास का था उसमें लिखते हैं मोदी के लिए कि 60,000 लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मोदी के वेलकम के लिए। और अहमदाबाद की घटना के लिए खुद लिखते हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मुझे आज संसार के सबसे बड़े स्टेडियम में ग्रीट करने के लिए आए हैं। इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं वाशिंगटन के 1-to-1 मीटिंग के लिए जो है, तो उन्हें वो गले लगाते हैं ट्रंप और कहते हैं वी मिस्ड यू ए लॉट जो है। और फिर उसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि मोदी इज़ रियली ए ग्रेट लीडर, ही इज़ डूइंग समथिंग रियली ग्रेट इन इंडिया। हमारी लंबी दोस्ती है। और फिर उसके बाद में पुस्तक का एक वो पन्ना और दिखाते हैं उनको, उस पर दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का खड़े हुए हैं। और वहाँ पे ट्रंप लिखते हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यू आर वेलकम। और उसमें लिखते हैं कि वी हैव ए लॉन्ग फ्रेंडशिप। और साथ में ये भी लिखते हैं कि मोदी लव्स एंड स्टैंड्स अप फॉर हिज कंट्री एंड वी हैड ए ग्रेट रिलेशनशिप। और फिर आगे जाके एक सीमा और तोड़ते हैं
उनका मन नहीं भरता मोदी की तारीफ़ करने से। तो फिर आगे जाके और कहते हैं कि मोदी इज़ ए बेटर नेगोशिएटर देन मी। और इसके साथ ही इस प्रेम कहानी के प्रथम पार्ट का यूँ अंत है कि ये सब कुछ वहाँ पे जो हुआ उसी से सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ट्रंप के मन में इतना प्यार मोहब्बत क्यों है मोदी के लिए। और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, यह कुदरत की देन है, ये ईश्वर की देन है, ये विधि की देन है। सचमुच दोनों की प्रेम कहानी एक अबूझ प्रेम कहानी की तरह है। सो दिस इज़ ऑल। सर, इतनी ज़बरदस्त तारीफ़ की है ट्रंप ने, उसका रिस्पॉन्स आप मोदी जी का कैसा देखते हैं? रिस्पॉन्स मैचिंग था। मोदी जी ने प्रोफेशनली बोला और ये कहा कि वील वर्क इन ऑल एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन, वेदर इट इज़ डिफेंस और टैरिफ और वीज़ाज और एजुकेशन, न्यूक्लियर, एवरीथिंग, वील वर्क टुगेदर जो है, एंड वी विल हैव ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। पहला अनाउंसमेंट उनका। दूसरा, उसमें वो कह रहे हैं कि 2030 तक हमारा जो व्यापार है आपस का, जो चिंता है ट्रंप की, चिंता मत करो, हम इसे दुगना करेंगे, इसे हम 200 से 500 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। तीसरी बात वो इसमें कहते हैं उनसे कि मैं हमेशा ट्रंप से सीखता आया हूँ, इनके फैसले राष्ट्र हित से प्रेरित होते हैं और मुझे भी राष्ट्र हित के फैसले करना पसंद है। और इसके बाद फिर एक बात और कही उन्होंने कि जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो फिर वो एक और एक दो नहीं 11 हो जाते हैं। तो अभिव्यक्ति उनकी अद्भुत थी और उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलके वो अपने देश में ग्रेट बनाएंगे अमेरिका को, हम अपने देश में ग्रेट बनाएंगे इंडिया को, और 2047 का विकसित भारत का एजेंडा है वो हम उसे लागू करेंगे और अमेरिका का जो भी सपोर्ट रोल होगा उसमें हम उसे लेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 5 दिनों के विदेश यात्रा पर जाते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये फिनोमिना है क्या आखिर? ये फिनोमिना इसलिए कि कुछ मोदी प्रशंसक मुझे मिल जाते हैं, इक्का दुक्का बात करते हैं, पत्रकार होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि भाई नरेंद्र मोदी नहीं है तो देश में ना मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा उदास है पॉलिटिकल एक्टिविटी, सुना सुना सा लगता है। तो मैंने कहा फिर? तो बोले फिर हम उन्हें कहेंगे कि लंबे समय के लिए विदेश मत जाया करो। मन का भाव है, मन का प्यार है जो है। और फिर जब उनकी बात सुनी तो मुझे एक पुरानी तकदीर फिल्म का गाना याद आ गया। उसमें एक व्यक्ति लंबे समय के लिए विदेश चला गया था, परिवार बच्चे उसे मिस करते थे और बच्चे गाना गाते थे उसके अंदर कि 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाज़ार से गुड़िया ले आना, गुड़िया ना सही पापा जल्दी वापस आ जाना। तो ये सेंटिमेंट है देश के करोड़ों लोगों का जब मोदी बाहर होते हैं। दिस इज़ ऑल। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आधी रात को अमेरिका में महत्वपूर्ण समझौतों पर साइन कर रहे थे तो एक बड़े पत्रकार ने कहा कि जब आप सब सो रहे होते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए जाग रहे होते हैं। ये कैसा परसेप्शन है? ये सच में है, करेक्ट है, ये फैक्चुअली करेक्ट है। वो 24/7 काम करते हैं। टाइम गैप का डिफरेंस तो अपनी जगह था, लेकिन उसके अलावा जितने कमिटमेंट्स और जितने पैशन के साथ वो काम करते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जाता है कि भारत में भी रहते हैं तो दिन और रात का अंतर नहीं है। मुझे लगता है शायद 3 बजे के आसपास शायद वो सोते होंगे, 6 बजे फिर उठ जाते होंगे योगा करने के लिए। तो क्या है कि 20 घंटे कोई आदमी काम कर रहा है, रात दिन उसका कोई अंतर नहीं उनके वर्किंग के अंदर। तो ये कंसेप्ट वहीं से आया है। और ख़ास करके जो अमेरिका में एक तरह से मैंने चैनल पे पढ़ा कि वो नाइट शिफ्ट कर रहे थे अमेरिका में, एक अच्छा कमेंट था। तो उसको देखते हुए बात कही जा सकती है कि जब हम सब सो रहे होते हैं देश के लिए मोदी काम कर रहे होते हैं। दिस इज। सर, ट्रंप कभी कभी भारत की आलोचना तो करते हैं लेकिन पीएम मोदी की आलोचना वो कभी नहीं करते, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड उनका प्यार है व्यक्तिगत, उनको रोकता आलोचना करने से। लक्ष्मण रेखा खींच दी है उन्होंने भारत और मोदी के बीच में। स्वाभाविक तौर पे ब्रॉडली एक हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ही मे बी हार्श ऑन इंडिया इन द कमिंग टाइम्स बट ही विल बी नेवर हार्श ऑन मोदी। इट्स फैक्चुअली करेक्ट। सो लेट्स सी, यही परसेप्शन रहेगा कि दोस्ती इस तरह की है कि 4 साल या 5 साल के लिए नहीं है, वो उनकी दोस्ती लंबे समय के लिए है। और ख़ुद ट्रंप ने उस दिन कहा वहाँ पे कि मैं लंबे समय से इनका दोस्त हूँ या मेरे दोस्त हैं लंबे समय से है। सो दिस इज़ फैक्चुअली करेक्ट। सर, नरेंद्र मोदी से पहले जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह या कोई और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते थे तो लोगों के मन के अंदर इतनी जिज्ञासा या रुचि नहीं होती थी, लेकिन अब पूरा मूड बदल चुका है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इट्स कम्प्लीटली ए चेंज सिनेरियो। द एंटायर क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी एंड 140 करोड़ पीपल्स लव एंड अफेक्शन फॉर हिम।
इन हिज एब्सेंस। मैं खुद कई बार स्वर्गीय मनमोहन सिंह जब थे तो ईटीवी की तरफ से हम जाते थे विदेश यात्राओं में, जो है कोई चार्म नहीं होता था, कोई मैं पूछता नहीं था, लौट के आते थे कोई जिज्ञासा नहीं होती थी। यहाँ से भी कोई भारत से फ़ोन नहीं करता था, मित्र भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लौट के प्रधानमंत्री आते थे, मीडिया एडवाइज़र प्रेस नोट बनाता था, हेडलाइन छप जाती थी, एंड दैट्स ऑल। आम नागरिक का विदेश नीति से कोई संबंध नहीं था। मुश्किल से 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी दिलचस्पी हो कि प्रधानमंत्री क्या करके आए हैं विदेश में, किन मुद्दों पे बात करके आए हैं। अब सीन बदल गया है। अब सारी जनता मोदी की स्पीच को अमेरिका में इसी तरह सुनती है जैसे दिल्ली में बोल रहे हूँ, आगरा में बोल रहे हैं, अहमदाबाद में बोल रहे हूँ, मुंबई में बोल रहे हूँ। मैं हैरान होता हूँ, लोग जगे हुए थे रात को 2-2 बजे तक कि नरेंद्र मोदी की स्पीच आएगी। उनकी हर स्पीच राष्ट्र के नाम प्रसारण जैसी हो गई है। तो ये फैक्ट है कि मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान भारत के आम आदमी की रुचि विदेश यात्राओं में और वहाँ के आउटकम में जो पैदा हुई है, यह फिनोमिना सचमुच अद्भुत है। सर लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी आता है कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की जो अमेरिकी यात्राएं रहीं और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की जो अमेरिकी यात्राएं हैं, इनमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर महसूस होता है? बेसिक अंतर है रेस्पॉन्स का, जो है पहले रेस्पॉन्स पुअर था। मैंने पढ़ा कि इंदिरा जी जब गई तो वहाँ के राष्ट्रपति जो थे, शायद जॉनसन थे, वो नाराज़ थे और उन्होंने कुछ विषयों पे अपनी टिप्पणी जो है वियतनाम को लेके इंदिरा गांधी को पॉलिसी अमेरिका की नहीं जचती थी। इसके बाद निक्सन जब थे प्रेसिडेंट और इंदिरा जी गई वहाँ मिलने के लिए, तो निक्सन ने उन्हें राष्ट्रपति दफ्तर ने 45 मिनट का इंतजार इंदिरा जी को करवाया। वेरी इंसल्टिंग। आज क्या स्थिति आप देख रहे हैं। रही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उनका मन ही नहीं होता था अमेरिका जाने का। उन्होंने कहा कि वन शुड नॉट गो फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, मतलब कि पहली विदेश यात्रा अमेरिका में नहीं होनी चाहिए। उनका मन था, वो चाहते थे अमेरिका की मदद लेना हमेशा, लेकिन चाहते नहीं थे ऐसा दिखूँ कि मैं हाथ जोड़ के कुछ मांगने गया हूँ या कटोरा लेके वहाँ पे गया हूँ। तो उन्होंने कोशिश की ये बिना मांगे कुछ मिले, लेकिन कोई ख़ास कुछ मिला नहीं। और फिर जब लौट के आए तो देश के पत्रकारों ने लिखा कि नेहरूज़ दिस पॉलिटिकल ट्रिप वॉज ए पॉलिटिकल फेलियर। रही बात राजीव गांधी की, तो आधुनिक सदी के आदमी थे, 21वीं सदी के व्यक्ति थे। ये गए वहाँ पे, तो जो राष्ट्रपति थे वो बरसात आ रही थी तो कार्तक नीले रंग की छतरी लेके उनके ऊपर वहाँ छोड़ने आए। तो कांग्रेस वालों ने आज ये कहा इस बात पे कि नरेंद्र मोदी इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी ऐसी होती है। देखिए वो राष्ट्रपति राजीव गांधी को भी छोड़ने इस तरह से वहाँ पे आए थे। बट एवरीवन नोज़ कितना डिफरेंस है दोनों स्थितियों के अंदर। आज कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ जो पहले के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे जाते थे वहाँ पे, तो क्या स्थिति थी इसमें जो है। सो देयर इज़ ए ह्यूज गैप। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो रेस्पॉन्स है वहाँ पे, पब्लिक का रेस्पॉन्स है। 1-1 लाख लोग इकट्ठे जाते हैं ह्यूस्टन वगैरह में, देखिए मोदी को सुनने के लिए, अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन जो डिस्पोरा है उसके अलावा जो बात हो रही है। तो नरेंद्र मोदी हैज़ नो मैच एंड नो कंपेरिजन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स एज़ फार एज पब्लिक रेस्पॉन्स एंड एज़ फार एज US गवर्नमेंट रेस्पॉन्स इज कंसर्न टू इंडिया एंड मोदी। सर भारत के प्रति ट्रंप की ओवरऑल टैरिफ पॉलिसी क्या है? टैरिफ पॉलिसी में तो ये है कि वो आदित्य भी कह रही थी कि भाई ट्रम्प मीन्स बिजनेस, ट्रम्प मीन्स ट्रांजैक्शन। ट्रम्प के लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। उसका एक ही फंडा है, एवरी डील मस्ट बी म्यूचुअली बेनिफिटेड, और ये अगर नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं है। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे, तो उन्होंने दिल पे पत्थर रख के और ये आदेश जारी किया सारे संसार के लिए, रेसिप्रोकल टैरिफ, जो जितना देश हम पे लगाएगा हम उतना ही कर उस देश पे लगाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि टाइमिंग गलत था, लेकिन हम अपने उससे बंधे हुए हैं और सारे संसार के लिए है, केवल भारत के लिए थोड़ी घोषणा की है। और बाद में जिस ढंग से नरेंद्र मोदी को उन्होंने गले लगाया, तो उस बात का कोई तर्क नहीं है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ट्रंप ने नहीं दिया उनको, ये नहीं कहा जा सकता जो है। अब जो टैरिफ की बात है, टैरिफ का बेसिक फंडा उनका यही है, और उनका मानना ये है कि अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो टैरिफ है वो इम्बैलेंस है, फेयर नहीं है। वो चाहते हैं इट शुड बी फेयर, बस ये बेसिक फंडा है उनका टैरिफ के बारे में। सर जो ये टैरिफ है जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, जिसको भारत में कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है, तो मेरे 3 सवाल है। पहला, मोदी और ट्रंप के बीच में इस पे क्या चर्चा हुई? फिर आपने रेसिप्रोकल टैरिफ का जिक्र किया,
वो क्या चीज़ है, और भारत में ये टैरिफ कब से लगना शुरू होगा? देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चर्चा जो हुई, चर्चा लगभग नहीं के बराबर हुई। आप ये मान लीजिए टैरिफ के बारे में, ट्रम्प मेड इज़ लाइन वेरी क्लियर। मोदी नोज़ ये होना नहीं है इमीडिएटली, जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कोई डिबेट हुई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने पूछा इसमें वो ये है कि कब लागू होगा ट्रम्प का ये टैरिफ फार्मूला, जिसे आप रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल टैक्स कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत स्मार्टली इसको टाल दिया लंबे समय के लिए। इसलिए एक पत्रकार ने लिखा कि मोदी डिसआर्म्ड ट्रम्प, उसको हथियार लेस कर दिया और एक समय खरीद लिया सितंबर तक का कम से कम, जब नया ट्रेड एग्रीमेंट आएगा। अब नया ट्रेड एग्रीमेंट आएगा, उस पर क्या क्या होगा, समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव होगा, मोदी एनकेश करेंगे। तो मोदी बहुत शांति और धैर्य से वो उस तरह की डिप्लोमेसी कर रहे हैं। बाकी उन दोनों के बीच में टैरिफ पे बात करने का ज़्यादा कोई सवाल नहीं था, अनप्लेजेंट इशू था। मोदी भी स्मार्टली इससे बचे और ट्रम्प अपनी घोषणा कर चुके थे। सर, ट्रम्प और मोदी की मुलाकात को और सहज बनाने के लिए भारत ने अमेरिका को क्या क्या टैरिफ कंसेशन दिए और क्या ये क्रम आगे भी जारी रहेगा? देखो, क्रम तो रहेगा, इट्स ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने जो मोटरसाइकिल थी, बार बार जिसका जिक्र करते थे, महंगी मोटरसाइकिल इंडिया में अमेरिकन जो है हार्ले डेविडसन जो थी, वो बिकती नहीं थी। कई बार चुनाव सभाओं में इसका जिक्र कर चुके थे। नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा स्मूथ करते हैं, और ये मोटरसाइकिल उनके दिल में बसी हुई है, तो उन्होंने टैक्स घटा दिया। एक सूदिंग जेस्चर था। फिर आए तो उसके बाद में शराब पे टैक्स था, जो एक महंगी शराब है उस पर भी टैक्स जो है 150 से घटा करके और 50% कर दिया उन्होंने जो है। बाकी शराब की किसी श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस तरह से ये दो मेजर कंसेशंस विज़ाविज़ हुए हैं। और अब क्या है कि जो ट्रम्प की बात है कि ट्रम्प ने हमारे लिए क्या किया, तो सबसे बड़ी बात है उसने कोई ऊक चूक या कोई इंसल्टिंग बयान नहीं दिया हमारे लिए, जैसे और राष्ट्रों के लिए देता है। बहुत डिसेंटली और बहुत डिग्निफाइड के साथ उन्होंने अपने ऑर्डर को अनाउंस किया, और नरेंद्र मोदी के साथ ही डिड नॉट एंटर इनटू एन आर्गूमेंट। सो दिस इज़ फाइन। सर, अमेरिका में चाइनीज़ गुड्स पर 10% का टैरिफ लगाया और उसी के जवाब में चाइना ने ये किया कि 15 और 10% का काउंटर टैरिफ लगा दिया। इसका परिणाम आप क्या देखते हैं? इसके परिणाम गंभीर होंगे, एंड ट्रम्प आई थिंक विल हैव टू बैक ट्रैक और विल हैव टू डू समथिंग, क्योंकि आने वाले दिनों में चलने वाली चीज़ नहीं है। और चाइना क्या, मैक्सिको और कनाडा नहीं जो झुक जाएं कोलंबिया की तरह, कोलंबिया नहीं है, और पीछे हट जाए उनकी धमकी से कि आपने टैक्स लगा दिया, फिर 30 दिन उसको स्थगित कर दिया। चाइना इज़ ए वेरी सीरियस कंटेंडर, ए सीरियस कंट्री, सीरियस लीडरशिप। उन्होंने लगा दिया इसको जो है। अब जब भी चाइना के साथ डील होगी, क्यों ट्रम्प इज इक्वली इंटरेस्टेड इन चाइना आल्सो, जब भी डील होगी तो ये सारी टैरिफ जो है ना रिवाइज होंगी विज़ाविज़। हो सकता है बढ़ जाएँ, हो सकता है रेसिप्रोकल हो जाएँ, कुछ और हो जाएँ, लेकिन दिस इशू इज़ ए सीरियस एंड इट्स गोइंग टू हैव इम्प्लीकेशंस इन द कमिंग डेज। सर, देश में कुछ लोगों की धारणा यह है कि ट्रम्प ने भारत में टैरिफ को लेकर कोई ऐसी खास रियायत दी नहीं है, उल्टा अमेरिका से तेल और हथियार खरीदने के लिए भारत पर एक प्रेशर बनाया है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ट्रम्प की ये शर्तें मान लेंगे? देखो, बेसिक बात यह है, शर्तें मानने का तो सवाल ही नहीं है। जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो उन्हें जानते हैं कि राष्ट्रहित के साथ कभी कोई समझौता जो है वो नहीं करेंगे, और ऐन वक्त पे जो फैसला उनका होगा वो राष्ट्रहित में होगा, चाहे सामने फिर ट्रम्प हो या कोई दूसरा हो। दूसरी बात ये है कि इट इज़ टू अर्ली टू हैव एन असेसमेंट कि उस डील में हु वाज द मेन गेनर, हु वाज द लूज़र, इस पर डिस्कस करना इट इज़ टू अर्ली। इट्स ओनली ए 3 डे ओल्ड हनीमून स्टोरी जिसे कहते हैं। आने वाले 4 वर्षों में देयर बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी, जैसा स्वाभाविक है ट्रम्प का, आप देखते हैं। सो लेट्स वेट एंड लेट्स हैव ए फेथ in the negotiating skills and leadership of the Prime Minister, who will never go against the interest of the country, चाहे सामने ट्रम्प हो या चाइना के राष्ट्रपति हो या कोई और हो। So we can keep our fingers crossed, but this is too early to come to this conclusion. मेरे हिसाब से तो ये है कि this visit has provided an opportunity to Narendra Modi and India to have more benefits from America. आप देखिए, अभी 4 हफ्तों में उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल के रख दिया है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया क्या बेनिफिट
ले सकता है, क्या किस तरह से उसको नेविगेट कर सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो देयर आर टू कॉन्ट्ररी व्यूज़। एक तो ये कि वी आर ए लूजर इन दिस डील, ऑन द कॉन्ट्ररी ये कि इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी एंड मोदी हैज डन एक्सट्रीमली वेल, सो दिस इज ऑन। सर, ट्रंप और मोदी के बीच में वैसे तो 1 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन उनका मेन फोकस किन क्षेत्रों पर रहा और आखिर क्या है नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटीज? उनका मेन फोकस तो उनकी आत्मा एक बात में अटक गई है कि अमेरिका को अमीर बनाना है, टैरिफ लगाना है, हर डील को अपने फ़ायदे के लिए कन्वर्ट करना है। तो अब उनके मन में सबसे पहला था टैरिफ, तो मन में शांति हो गई, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया भारत पे। लागू कब होगा, कब नहीं होगा, किस रूप में लागू होगा, वाणिज्य मंत्रालय क्या क्या उसमें करेगा, पीएमओ क्या क्या करेगा, और बोथ द कंट्रीज़ जो है वो वक्त बताएगा, जिसे कहते हैं। और दूसरा जो आपने कहा, उसकी आत्मा अटक गई है कि एक तो तेल मुझसे ख़रीदो, हथियार मुझसे ख़रीदो, ताकि दोनों में जो उसका जो नेगेटिव है ट्रेड बैलेंस वो ठीक हो और अमेरिका फिर से रिच हो, ये उनके मन की कामना है। और तीसरी कामना ये मैंने सुना हो गई है कि दे शुड हैव एक्सेस टू अवर गवर्नमेंट बिजनेस आल्सो, विच इंडिया कैन नॉट डू अंडर WTO जो प्रोविजंस हैं बिजनेस के, उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ट्रंप क्या महत्वाकांक्षी है, उसका एक ही एजेंडा है कि मैं कैसे कम से कम समय में अपने वहाँ के ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर लूँ। चाइना के साथ उसका नेगेटिव है ये। मोदी की प्रायोरिटीज़ यही हैं कि समय के साथ साथ समझना, बात करना, और जहाँ तक हो सके उसे टालते रहना। हर बुद्धिमान व्यक्ति का यही होता है। एक तो टैरिफ नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते थे, यूनिवर्सल लॉ बनाया उसने, सबके लिए बनाया है उसने, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं कहा उसने। दैट्स बीइंग वेरी फेयर टू ट्रंप जो है ये। सेकंड है परचेजेस। तो अब ये है कि भारत कितनी जल्दी जो है हथियार खरीदता है, अरबों रुपये देता है उनको, और भारत कितनी जल्दी रशिया को थोड़ा सा साइड लाइन करके तेल खरीदता है, ये भारत के कंसर्न है। तो नरेंद्र मोदी के मन में तो मेरे ख्याल यही होना चाहिए, वेट एंड सी, टू द एक्सटेंट कि रिलेशनशिप में ब्रेक नहीं आए। सर, एक तरफ तो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल चाइना और इंडो पैसिफिक में भी मोदी का सपोर्ट चाहते हैं, ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है? ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा है विच इज़ वेल अंडरस्टूड एंड वेल डिफाइंड। भारत अमेरिका के बिना नहीं रह सकता, अमेरिका भारत के बिना नहीं रह सकता। अमेरिका टैरिफ लगा के और दूसरे कुछ हार्ड उपाय करके भारत को कुछ समय के लिए थोड़ा सा इरिटेट तो कर सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली सामने एक कॉमन एनिमी है, दैट इज़ चाइना। चाइना को आप चाहे क्वाड से करो, चाहे ब्रिक्स से करो, सब जगह भारत जो है मुख्य भूमिका में है। तो उनको क्या है कि भारत को स्ट्रेंथन भी करना है, भारत को मजबूत भी करना है अपने चाइना फ्रंट पे। तो ये कंट्राडिक्शन ऐसा है, लेकिन दोनों राष्ट्र इस आपसी बातचीत को समझते हैं, और नरेंद्र मोदी ज़्यादा समझते हैं कि हमारे बिना, भारत के बिना ट्रंप ओवरऑल दुनिया में लीडर नहीं बन सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो इज़ आल्सो हैविंग द पॉलिसी ऑफ वेट एंड वॉच। बाकी इसमें जो कंट्राडिक्शन है वो वेल थॉट है, वेल अंडरस्टूड है, वेल डिफाइंड है। सर, ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 25% का टैरिफ लगाया है, तो सवाल ये आता है कि इस घोषणा के बाद भारत के स्टील उद्योग पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? देखो, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। उन्होंने लगाया है, एक तरफा लगा दिया, और अब तो रेसिप्रोकल करेंगे तो वैसे ही हो तो कवर हो जाएगा। उसके अंदर जो है अरबों का नुकसान हो सकता है, लेकिन इमीडिएट थ्रेट नहीं है इसके अंदर जो कहना चाहिए। अभी खुद पीयूष गोयल ने कल कहा है कि फार्मा और स्टील में जो हुआ है, ये जो लगा 25% जो है, इसका कोई नुकसान नहीं है, और समय के साथ साथ ये सब ठीक होगा और इंडस्ट्री खड़ी होगी। हम ऐसे उपाय का, हम खुद इसको प्रोटेक्शन देंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि इंडिया कुछ ऐसा प्रोटेक्शन दे किसी और कंट्री पे जिसका स्टील यहाँ बिकता है, उस पर कुछ टैरिफ लगा दे ज़्यादा, तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिक्योर हो जाएं। बाकी नरेंद्र मोदी मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग, और टेम्पररी ऐसा दिखता है कि भारत का बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले वक्त से पता लगेगा, लेकिन अपेरेंटली आज की तारीख में तो ऐसा लगता है इट्स ए नेगेटिव डेवलपमेंट एंड इंडियन स्टील इंडस्ट्री माइट सफ़र। लेकिन सबकी उम्मीद और सबकी आशा की किरण नरेंद्र मोदी की तरफ है कि इस डील को कैसे ट्विस्ट करते हैं और ऐसे क्या उपाय करते हैं कि भारत की स्टील इंडस्ट्री जो है ना प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट ट्रंप टैरिफ्स। सर, क्या ट्रंप की तरह मोदी भी चीन से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर मेक इन इंडिया के आइडिया को प्रमोट करेंगे? कर सकते हैं। मैंने कहा आपसे, जैसे स्टील की बात हो रही है, किसी और इंडस्ट्री की बात ले लीजिए। चाइना तो ऑल इन वन है, सब बनाता है, स्टील से लेकर सब कुछ बनाता है वो तो जो है। तो चाइना का जितना गुड्स आता है, माल आते हैं यहाँ पे, भारत सरकार आज अगर मान लो 10% टैरिफ है तो नरेंद्र मोदी 30% टैरिफ कर सकते हैं, 25% टैरिफ कर सकते हैं। इंडियन इंडस्ट्री को
प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये ओवरऑल देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के साथ में कोई म्यूचुअल तो है नहीं अमेरिका जैसा। तो गवर्नमेंट कैन ऑलवेज गो वन पार्टी वन ट्रैफिक वन वे जिसे कहते हैं। तो लेट्स सी कि स्टील इंडस्ट्री अगर वास्तव में क्राइसिस में आती है या कुछ और इंडस्ट्री ट्रंप के टैरिफ के कारण से अगर संकट में आती हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट विल गिव देम ए हेल्पिंग हैंड, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि भारत का अब लक्ष्य है 9 लाख करोड़ रुपए के कपड़े का निर्यात करने का, एक्सपोर्ट करने का। इस घोषणा को आप कैसे देखते हैं? इट इज़ वेरी एनकरेजिंग, वेरी एंथुजियास्टिक। और जो ट्रंप का माहौल है टैरिफ उसके अंदर ये आशा की किरण है। कल प्रधानमंत्री गए थे, एक बड़ी प्रदर्शनी थी, 126 देशों के 6000 कारोबारी व्यापारी वहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने प्रदर्शनी को देखा, खुश हुए और फिर उन्होंने ये घोषणा करी कि 2030 तक जो है हम 9 लाख करोड़ का जो है ना कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे। आज जो है हम केवल 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये आशा व्यक्त की है उसके अंदर कि हम इस लक्ष्य को जो है ना समय से पहले ही पा लेंगे। और फिर हमेशा की तरह वहाँ भी एक नया फार्मूला दिया है 5F। उसका मतलब ये है कि फार्मर से फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू इंटरनेशनल मार्केट जो है ये। और उन्होंने कहा कि इस फार्मूला पे अगर हम चलेंगे तो आगे चल कर के भारत का किसान है, हैंडीक्राफ्ट वाला है, कारोबारी है, इन सब को फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिला के कल का जो उनका अनाउंसमेंट था, इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ एनकरेजिंग मूव फॉर द इंडस्ट्री इन एन ऑन गोइंग सिनेरियो ऑफ टैरिफ्स बाय अमेरिका। सर, पीएम मोदी ने कहा कि अगर डील का सवाल है तो पूरी दुनिया में डील का कॉपीराइट सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है और वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप। आपका इस पर क्या आकलन है? इसके मायने है कि एक वास्तविकता है और दूसरा ये कि मोदी के मन में भी ट्रंप के प्रति प्यार है, जो उन्होंने इतने लाइट मूड में इस बात को कहा। किसी ने पूछा था डील के, उन्होंने कहा भी डील की बात मुझसे मत करो। संसार में डील का कॉपीराइट जो है वो आज की तारीख में ट्रंप के पास है। तो दिस इज़ ए गुड जेस्चर स्टेटमेंट, दिस इज ऑल। सर, नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने चाइना की तारीफ की, तो क्या उनका सच में हृदय परिवर्तन हो रहा है? और इसके अलावा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ट्रंप के संभावित चाइना मूव पर भरोसा कर पाएंगे? पहला सेंटेंस है कि ट्रंप इज़ ओनली बिजनेस, सॉरी टू सी हैज़ नो वैल्यू सिस्टम या फ्रेंडशिप अपनी जगह है। उन्होंने पहले ही कह दिया शत्रु मित्र बराबर है मेरे, ही मीन्स ओनली बिजनेस। और चाइना के बिना उनका बिजनेस नहीं हो सकता। चाइना इज़ नंबर 1 ट्रेड पार्टनर विद अमेरिका। तो इसलिए नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि चाइना एक बड़ा प्लेयर है, इसके बिना नहीं चल सकते, हमें वहाँ एंटर करना होगा, हमें रिलेशनशिप बनानी होगी। तो ये तो फैक्ट है एक तरह से, ठीक है। सेकंड है कि ट्रंप की नीयत कैसी है। तो ट्रंप तो देखो जहाँ बिजनेस अनुकूल मिलेगा वहाँ शिफ्ट कर सकता है। चाइना ने उसको ऐसी डील दे दी जो भारत से भी बेटर है, किसी और से बेटर है, तो शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो ट्रंप हैज़ नो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ टू एनीबडी। आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट ही हैज़ लॉयल्टीज़ टू नरेंद्र मोदी, अदरवाइज मोदी कैन बी ओनली एन एक्सेप्शन, अदरवाइज ट्रंप हैज़ नो लॉयल्टीज़ और नो कमिटमेंट्स एनीबडी। हिज फर्स्ट कमिटमेंट इज़ बिजनेस जो है। अब बात है कि भारत इस पर जागरूक है कि नहीं। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी PM इज़ वेरी स्मार्ट, नरेंद्र मोदी फॉरेन मिनिस्टर इज़ वेरी स्मार्ट, नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज़ वेरी स्मार्ट। They watch and notice every fine moment, any fine move in the world diplomacy जो है। तो ऐसी कोई स्थिति आएगी तो भारत अपना कदम उठाएगा। बाकी आई थिंक नरेंद्र मोदी इज़ वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स। तो फिर सर ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी भारत और चीन के बीच की जो मध्यस्थता है उसका जो फ्रेंडली ऑफर दिया गया है ट्रंप द्वारा, उसे स्वीकार करेंगे? वो नरेंद्र मोदी जानते हैं ट्रंप इज़ नॉट ए सीरियस मैन, मूडी है जिसे कहते हैं, टेम्परामेंटल है, लेकिन भावना उनकी अच्छी थी कहने में। उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद की चर्चा हो रही थी और बॉर्डर की चर्चा हो रही थी दोनों में, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत को देखता हूँ, भारत की सीमाओं को देखता हूँ, होने वाली झड़पों को देखता हूँ, बहुत ख़तरनाक हैं, और मुझे खुशी होगी अगर मैं कोई मदद कर सकूँ, और मुझसे अगर मदद करने के लिए कहा जाएगा तो मैं खुश होऊंगा। दैट वे बात आई गई होगी। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारत, पहले भी एक बार ट्रंप ने ऐसा ऑफर पिछले कार्यकाल में दे दिया था, बड़ा विवाद हुआ था उस पर, तो नरेंद्र मोदी ने स्मार्टली उसको साइड लाइन कर दिया, बात आई और चली गई। लेकिन ट्रंप की नीयत और ट्रंप का कहना चाहिए इट वॉज ए गुड जेस्चर एंड ट्रंप नीड्स अ वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम इंडिया फॉर दिस जेस्चर, फॉर दिस इनिशिएटिव।
सर, विदेश मंत्री जयशंकर ने दो टूक कहा कि अमेरिका से आने वाले प्रवासी भारतीयों के हाथों में और पैरों में बेड़ियां बांधना कोई नई परंपरा तो है नहीं, और ये सब अमेरिकी कानून के हिसाब से ही हो रहा है, लेकिन लोगों के एक वर्ग में इसको लेकर थोड़ी सी असहजता है। आपका क्या टेक है इस पे? इट्स ए वेरी सेंसिटिव इशू, और मेरा व्यक्तिगत मत ये है, देश का एक वर्ग जयशंकर के इस बयान से संतुष्ट नहीं हुआ। जयशंकर ने कानून की स्थिति बताई है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अमेरिका से जो भी आएगा हथकड़ी बांध के पाँव में लाया जाएगा। ये तो है लॉ की स्थिति। ही इज़ ए ब्यूरोक्रेट बेसिकली, और जितना कहा जाता है डिस्कस होता है उतना ही वो बोलते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ से आगे जो सब्जेक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर के दरबार में जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि देश का सच्चा प्रतिनिधि आज की तारीख में 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि, और जिसे कहना चाहिए एक राष्ट्रभक्त लीडर जो है और एक जो ग्लोबल लीडर है वो नरेंद्र मोदी है। ये पॉइंट ऐसा है, इट शुड अट्रैक्ट हिज पर्सनल अटेंशन। सरकार का बयान आ गया, लोगों ने सुन लिया, रख लिया, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं उनमें से भी कुछ लोग जो है ना इस बयान से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार को उस कानून की सीमाओं के बावजूद कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि भारतीयों के साथ इस प्रकार का जो वहाँ से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, ये पाँव में और हाथ में हथकड़ी नहीं बंधे, कम से कम इतना हो जाए, लेकिन अब हो नहीं पा रहा है। और इस एक पॉइंट पे लेके देश के एक वर्ग में सेंटीमेंट जो है लगातार बढ़ रहा है। आई एम श्योर गवर्नमेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ग्रोइंग सेंटीमेंट जो है कि ये ठीक से हैंडल नहीं हुआ। तो सारी अमेरिका यात्रा के दौरान हमारी बल्ले बल्ले है, लेकिन इस एक पॉइंट ऐसा रह गया, इरिटेंट है ऐसा, जिसमें कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए। अब भी जो लोग आए हैं, कल जो है आज मैंने अखबार में पढ़ा, वो ये बेड़ियों में उसमें थे। अब देश ने स्वीकार कर लिया कि ऐसा होगा, लेकिन लोग क्या है कि नरेंद्र मोदी से एक्स्ट्रा उम्मीद करते हैं। इशू ये है, वो उम्मीद करते हैं कि उनके रहते हुए कि ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या है, एक तरफ तो अमेरिका का कानून है, एक तरफ क्या है नरेंद्र मोदी प्रति लोगों की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। तो लेट्स सी कौन सा बीच का रास्ता कैसे निकलता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहल करे, प्राइम मिनिस्टर अगर पहल करें, तो ही विल गेट ए वेरी वेरी कहना चाहिए बिग क्लैप फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ द कंट्री और फ्रॉम इवन हिज सपोर्टर्स एंड एडमायरर्स। और इसका मानवीय पहलू बड़ा दुखद है। आप देखिए, दूसरा पहलू इसका ये है, कितने लोग गए थे पैसा कमाने। पंजाब में हर गली में दुकान खुली हुई है, बोर्ड लगा हुआ है विदेश जाने के लिए संपर्क करें। लोग झांसे में आए, खेत बेचा, मकान बेचा, ज़मीन बेची, गहने बेचे और पैसा इकट्ठा करके पासपोर्ट किया और विदेश चले गए। अब वापस आ गए वहाँ से जो है ये। तो ये जो लोग हैं, जो इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, दैट वे जो है। और आप देखिए कि एक वो कपल है होशियारपुर में, उसका 1 करोड़ का उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी 4.5 एकड़ की एक ट्रैवल एजेंट को, गायब हो गया, वो पीछे घूम रहे हैं उसके। एक दूसरा आदमी 25 लाख के लिए रो रहा है, एक तीसरा आदमी अपने 45 लाख रुपए के लिए ढूंढ रहा है, उन लोगों को है। तो लार्ज स्केल चीटिंग और फोर्जरी जो है ना उन लोगों ने की, इन लोगों के साथ में जो है। लेकिन उनकी यात्रा जो आए हैं वहाँ से, वो तो दुखद है, वो दूसरा पहलू, और चीटिंग फोर्जरी हुई है एक दूसरा पहलू है, दैट वे जो है। तो ये सारी स्थिति हथकड़ी की जो है। और एक अखबार ने बड़ा अच्छा लिखा इन लोगों के लिए कि गए थे पैसा कमाने, लौटे आतंकी बन के। दूसरे ने लिखा, अखबार ने, टाइम्स ऑफ इंडिया आज पढ़ा मैंने, लिखा कि जो है डॉलर ड्रीम शैटर्ड जो है, टूट गया सपना उन लोगों का है, और आ गए वापस जो है। वहाँ तक ठीक है, लेकिन कुल मिला के सारे मुद्दे के दो ही पहलू हैं। वन, गवर्नमेंट को अभी भी कुछ सोचना चाहिए कि हथकड़ी का काम कैसे बंद हो, क्योंकि लंबा चलेगा ये। अब तक केवल 13,000 लोग आए हैं 2014 से, और इमीडिएटली 20,000 तो हैं वहाँ पे जिनको डिपोर्ट करना है। तो भी आने वाले समय में हथकड़ी का कुछ इलाज हो, कुछ ऐसा आउट ऑफ वे जाके प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि उम्मीद केवल उन्हीं से है देश में, और किसी से उम्मीद नहीं है, दैट वे है। और सेकंड ये कि जो लोग हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो पहले भी हमने कहा है। सर, जो भारत के अवैध प्रवासी हैं उनको वापस भारत डिपोर्ट करने के बारे में भारत सरकार का जो फाइनल स्टैंड है वो आखिरकार क्या है? स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय है, इंडियन, और उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं हैं, उसको लाओ यहाँ पे। वी वेलकम, हम सहमत हैं उसके लिए, एंड वी आर रेडी टू टेक देम बैक, जिसे कहते हैं। और हर तरह के लोग गए हुए हैं, कुछ लोग क्राइम करके भाग गए वहाँ पे, अमेरिका छिप गए जा करके। तो आप देखिए अभी कल जो लोग आए हैं, इसमें 3 तो ऐसे पकड़े गए हैं लोग वहीं एयरपोर्ट पे जो कि मर्डर में इन्वॉल्व थे, मर्डर के केसेस हैं।
एक पुलिस अफसर का बच्चा है, उसके अंदर जो है उस पर किडनैपिंग और इसका स्नैचिंग वगैरह का केस है, उसे डिटेन किया, उसको भी अरेस्ट कर लेंगे लगता है मुझे। तो ये क्या है कि कई तरह के लोग वहाँ गए हुए हैं। तो भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जो भारतीय है वहाँ पे जो है ये, और डॉक्यूमेंटेड है कि भारतीय है ये, ठीक है ना, उसको वापस यहाँ आना होगा, और वैलिड डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं है वहाँ पे जो है, तो उसका आना होगा। दिस इज़ वेरी क्लियर। सर, एक और इशू हमेशा से H1B वीज़ा का रहा है। क्या H1B वीज़ा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई? इसमें तो नरेंद्र मोदी हैज़ बीन ए क्लियर विनर। वेरी स्मार्टली एंड टैक्टफुली ही एस्केप्ड एनी डिस्कशन विद ट्रंप ऑन दिस इशू। इसका मतलब ये कि स्टेटस को विल कंटिन्यू टिल फर्दर सिचुएशन जो है, और स्टेटस को क्या है कि टैलेंट है वो इसी तरह जाता रहेगा, इसी तरह आता रहेगा वहाँ से जो है। और जो पहले ट्रंप ने स्टैंड लिया था कि इनको बंद करूँगा मैं, बाद में खुद ने कहा कि नो आई लाइक दिस प्रोग्राम, क्योंकि मस्क ने सपोर्ट किया था इसका। तो आज जो लास्ट स्टैंड है इसमें ट्रंप का वो यही है कि दे आर वेलकम, और मैं इससे सहमत हूँ, और ये देश के लिए, देश के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की स्मार्टनेस उस विषय को उसको छेड़ने नहीं दिया। तो एटलीस्ट लेट्स फॉर द टाइम बीइंग जिसे कहते हैं, दिस इशू इज़ नो इशू। लेट्स ऑल इंडियंस एन्जॉय हु आर स्टेइंग एट अमेरिका अंडर दिस वीज़ा। सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासी निष्कासन नीति को वहाँ की जनता में उन्हें कोई समर्थन मिल रहा है? ज़बरदस्त। लाइक नरेंद्र मोदी इन इंडिया, ही इज़ नाउ हीरो इन अमेरिका ऑन दिस पॉइंट, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, टिल ही मीट सम एक्सीडेंट इन द कमिंग डेज, मे नॉट गॉड जो है। वहाँ एक सर्वे हुआ है, 59% लोगों ने एक मत कहा है कि ट्रंप बिल्कुल सही है, वी एंडोर्स ट्रंप एक्शन। और ट्रंप की खुद की पार्टी रिपब्लिकन, उसमें 74% लोगों ने कहा है वी सपोर्ट ट्रंप। तो ये हीरो एट द मोमेंट ऑन दिस इशू। सर, अगर सभी 7.25 लाख प्रवासी भारतीय वापस आ जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? बड़ा मुश्किल है, दूर की कौड़ी है। पहले तो वापस आएँ, अभी टारगेट 20,000 का है, और अभी इन 3-4 दिनों में कुल 332 लोग आए हैं। तो ऐसे कितने जहाज आएंगे, कितने आएंगे? पहले तो 20,000 भरे जाएँ जो है, फिर 7.5 लाख की बारी आएगी। तो 7.5 लाख वापस आना तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, फार डिस्टेंट रियलिटी है जिसे कहना चाहिए। लेकिन अब 20,000 लोग आ सकते हैं, तो अभी कोई इसकी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो सब लोग जो आएंगे पैसा कमा के आएंगे, वो अपना काम धंधा कर लेंगे, यहाँ पे स्टार्टअप खोल लेंगे और काम कर लेंगे। गवर्नमेंट भी थोड़ा इनिशिएटिव दे देगी उन लोगों को, तो वो अभी चिंता का विषय नहीं है। सर, कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो टैरिफ हो, डिपोर्टेशन का हो, H1B वीज़ा का हो, क्या आपको लगता है कि ट्रंप इन मुद्दों पर मोदी के साथ थोड़े से सॉफ्ट और डिसेंट थे? 100%। उन्होंने बस एक टैरिफ की घोषणा कर दी और अपनी इतिश्री कर ली। बाकी देखिए, टैरिफ की घोषणा के बाद में इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैंने कहा वीज़ा पे जो है, तो बहुत स्मार्टली, बहुत डिसेंटली उन्होंने हैंडल किया कि कहीं कोई मिस हैंडलिंग नहीं हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी की जो विजिट है ना, ये सक्सेस थी। सक्सेस स्टोरी क्यों थी? इन्हीं सब कारणों से कि ट्रंप जैसे आदमी को उन्होंने कंट्रोल किया। इसलिए तो अखबार ने लिखा है ना, ये मोदी डिसआर्म्ड ट्रंप। सर, ट्रंप ने पेरिस के क्लाइमेट समझौते और WHO से बाहर निकलने के बाद जो ICC और इसके साथ ही साथ जो फैसला लिया है US एड पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, वो थोड़ा जल्दी में लिया गया, लेकिन अब उनकी अपनी पॉलिसी है। वो कहते हैं देश का पैसा विदेश के बजाय पहले हमारे पे खर्च होना चाहिए, हमारे नागरिकों पे, लोकल डोमेस्टिक पे खर्च होना चाहिए। उनका ये इस तरह का स्टैंड रहता है जो है। वो तो बड़ा भारी इंस्टीट्यूशन है, शायद कैनेडी के टाइम इसकी स्थापना हुई थी 1961 और समथिंग उसमें जो है। और इसका बेसिकली काम है कि पूरे संसार में जो विकासशील राष्ट्र हैं उसने सामाजिक, आर्थिक और मानवीय मुद्दों को डील करता है। और करते करते और बहुत सारे जो छोटे मोटे राष्ट्र हैं, खासकर अफ्रीका के राष्ट्र हैं, उनको हेल्थ में और कैंसर में और एड्स में दूर करने में, इन सब में उसका रोल मदद देने में रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या थोड़ा सा इसका पोलिटिसाइज हो गया, इसका राजनीतिकरण हो गया धीरे धीरे आगे चल करके। और इस पे आरोप लगने लगे कि देशों की सरकारों के काम में हस्तक्षेप करता है। जैसे ट्रंप के लोगों ने कहा कि पिछली बार ट्रंप जो नहीं जीता तो इस एजेंसी का हाथ था। भारत में निशिकांत दुबे जो कि प्रो मोदी, जो अमित शाह के एक वन ऑफ द ट्रबल शूटर्स हैं पार्लियामेंट में जो है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए और ये इनका रोल ठीक नहीं था। तो इस पर ऐसा संदेह हो गया है। लेकिन कुल मिला के क्या है, इसको जो बंद है ना, उसका करने का कारण पॉलिटिकल कम है, आर्थिक ज़्यादा है। क्योंकि वो उस सारे पैसे को बचाना चाहते हैं जिस तरह कामों में अमेरिका ने उदारता दिखाते हुए लगा रखा है। जहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सवाल है, वो तो एक ऐसी निष्पक्ष संस्था है, इनके मन में कुछ ऐसा आ गया होगा, इट इज़ बायस्ड अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका, कुछ ऐसे फैसले हुए होंगे तो बंद कर दिया। बट दिस मूव इज़ नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड इन द एंटायर जुडिशियल वर्ल्ड।
सर, ट्रंप ने कहा कि हम क्वाड को और आगे बढ़ाएंगे, आखिर इसके मायने क्या है? ये बड़ा हैरानी वाला बयान था उनका। शुरू में उनके मन में शंका थी कि नरेंद्र मोदी शायद एक पैरेलल लीडरशिप खड़ी करना चाहते हैं इन राष्ट्रों के माध्यम से, तो शंका की दृष्टि से देखते थे, सस्पिशन था मन में। लेकिन फिर बातचीत हुई होगी नरेंद्र मोदी से, उन्होंने समझाया होगा कि क्वाड क्या है। बेसिकली एंटी चाइना एक स्मॉल ग्रुप है अगर हार्ड लैंग्वेज में कहें तो, और सॉफ्ट लैंग्वेज में ये है कि जो साउथ सी वगैरह है उसमें फ्री आवागमन उन सबको देखने के लिए है। और मोटे तौर पे कि चाइना के जो विस्तारवादी इरादे हैं उनको कंट्रोल करना, चाइना के नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, उसके लिए बनाया गया है। तो फिर ट्रंप को ये कहना पड़ा कि हम क्वाड को और आगे बढ़ाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी सफलता है कि जिस संस्था को बंद करने की सोच रहे थे उसमें उन्होंने कह दिया इसको और आगे बढ़ाएंगे। और क्वाड का सम्मेलन शायद होस्ट हो रहा है इस बार, इंडिया में नरेंद्र मोदी होस्ट कर रहे हैं, जो दैट वेज है। सो दिस इज़। सर, ट्रंप ने मेक्सिको गल्फ अर्थात खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिकन गल्फ लिखना शुरू कर दिया है। क्या कोई प्रतिक्रिया हुई है ट्रंप के इस फैसले की? प्रतिक्रिया देखो, कुछ बाकी देशों ने तो मान लिया है, अमेरिका का जोर है, हर कोई लड़ना नहीं चाहता। फिर लिमिटेड लोगों का इंटरेस्ट है, मैक्सिको खाड़ी का नाम क्या रहने है, इट्स ओनली बिटवीन अमेरिका एंड मैक्सिको। तो ट्रंप ने ऑर्डर निकाल दिए हैं। और CNN जो है, जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है अमेरिका का, वो उसको अभी भी ट्रंप के ऑर्डर को नहीं मानता है। वो उसको लिखता है कि वही गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ जो है। तो उसने कहा ठीक है भाई, मेरे राष्ट्रपति भवन में इनकी एंट्री बंद करो, सबसे आसान काम है। तो राष्ट्रपति ने जो है उनकी एंट्री जो है बंद कर दी है। एंड दिस इज़ ऑल। बाकी मतलब कोई बहुत ऐसा बड़ा कदम नहीं इसमें कि राष्ट्रों की प्रतिक्रिया आए, क्योंकि अफेक्टेड पार्टीज़ केवल वो 2 हैं इस तरह से। लेकिन इससे ट्रंप के विस्तारवादी इरादों की ओर थोड़ा सा संकेत मिलता है, जिसको लेके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं थोड़ा सा कंसर्न फील करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने कई मुलाकातें की, लंबी लंबी बैठकें की, वो भी चर्चा का विषय रही, चाहे वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की वाइफ जो भारतीय मूल की हैं, उषा हैं, इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड से उनकी मुलाकात हुई, NSA माइकल वॉर्ड से भी उनकी लंबी बैठकें हुई हैं। इनके मायने क्या है? इट्स ए वेरी 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 स्मार्ट मूव ऑफ नरेंद्र मोदी। अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी में नरेंद्र मोदी ने सेंध लगा ली है। और अब आप ये मानिए कि हिंदू बैकग्राउंड के जितने बड़े बड़े लोग वहाँ पे हैं, by maintaining close relationship with them and by giving them proper respect and dignity to them, Narendra Modi has virtually controlled 50% Trump governance on remote control. आप ये मानिए। सबसे पहले देखिए वहाँ के नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, वो मोदी की हाजिरी में एक तरह से देखा जाए तो जो है उनके पुराने संबंध हैं, पुराने रिश्ते हैं। वो अमेरिका की सारी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंट्रोल करती है। सारे वर्ल्ड का इनपुट, और ख़ास करके टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं या खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, उन सब का इनपुट उसके पास है। नाउ शी विल बी डिस्क्रीटली और ओपनली विल बी शेयरिंग विद नरेंद्र मोदी। जो है मोदी के साथ रिश्ता उनका 10 साल पुराना है। अब वो अमेरिकन मूल की थी, लेकिन बाद में उनके माता पिता ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, वो भी हिंदू धर्म में विश्वास करती हैं। कांग्रेस में जब उनका एंट्री हुई वहाँ के अमेरिकन कांग्रेस में, तो शपथ लेते हैं, गीता के नाम पे शपथ ली। गीता नरेंद्र मोदी ने भेजी उनको। आप देखिए रिश्ता जो है। फिर शादी हुई तो राम माधव के हाथ गिफ्ट भेजी नरेंद्र मोदी ने। मतलब हर काम के लिए नरेंद्र मोदी के पास समय है। नॉट ओनली 370 और राम मंदिर, इनके लिए भी समय है। गिफ्ट भेजी वहाँ उन्होंने, गिफ्ट दी उनको। दूसरा क्या, FBI का डायरेक्टर जो है वो पटेल, दूसरी एजेंसी, वो भी इंडियन बैकग्राउंड का आदमी है। तो अमेरिका के सारे इंटेलिजेंस सिस्टम पे आज नरेंद्र मोदी का रिमोट कंट्रोल, एक तरह से रिमोट पार्टिसिपेशन हो गया एक तरह से। और सबसे बड़ी बात है ट्रंप का नरेंद्र मोदी में भरोसा। उन्होंने कैसे अपने इंटेलिजेंस चीफ को, FBI डायरेक्टर को उनसे मिलने दिया। आदमी इनको तो छिपा के रखता है ना कपड़ों में कि दिखे नहीं कौन है, क्या कर रहे हैं। ट्रंप उनको भेज रहे हैं मिलने के लिए। इट मीन्स देयर इज जॉइंट गवर्नेंस इन अमेरिका ऑफ नरेंद्र मोदी एंड ट्रंप। टू दैट एक्सटेंट आई विल से ये स्थिति हो गई ना एक तरह से जो है। तो जाके वहाँ पे वो करके आ गए सारे जो हैं। अब इससे क्या है, आने वाले समय में कि इन सब की सिंपैथी रहेगी। जो फैसले होंगे भारत से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो हैं वो फैसले होंगे, तो उन सब में ये ग्रुप जो है ये अपना रोल प्ले करेगा जो है। और सबसे बड़ी बात ये है, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लिया जाता है, इसीलिए उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग PMO बनाया सबसे पहले। राइट फ्रॉम PK मिश्रा टू हिरेन जोशी टू अदर सेक्रेटरीज एंड देन टू डोभाल, ठीक है। और उसके बाद में आपके विदेश मंत्री जो है ये सब ब्यूरोक्रेसी के बैकग्राउंड से हैं। हरदीप पुरी। नरेंद्र मोदी नोज हाउ टू रन गवर्नेंस थ्रू ब्यूरोक्रेसी, इसमें इनका एक्सपर्टाइज है।
और वहाँ भी जाके इन्होंने जो है ना ब्यूरोक्रेसी को घेरा, ब्यूरोक्रेसी को अपने पक्ष में किया एक तरह से। उनको मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी जो करती है, संसार की कैसी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ब्यूरोक्रेसी प्लेज ए वाइटल रोल। हो सकता है इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का रोल 90% तो मंत्री का साइन करता हो, लेकिन 50% रोल वहाँ भी दिखेगा आपको। तो ये नरेंद्र मोदी का स्मार्ट मूव था, वहाँ की सारी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने प्रो इंडिया कर दिया। सर, ट्रंप ने 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी के प्रत्यर्पण को जो मंजूरी दी है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये तो एक तरह से है कि मुफ्त में क्रेडिट लिया ट्रंप ने इसमें। एवरीथिंग वाज रेडी, वो फाइल को तो रोक सकते ही नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन एक जेस्चर है, उन्होंने कहा कि मैंने इस पर साइन कर दिया। और एक्स्ट्रा लाइन क्या बोली, लेट हिम गो टू इंडिया एंड फेस द जुडिशियल जस्टिस। ये एक एक्स्ट्रा सेंटेंस उन्होंने बोला जो है। बाकी इसमें इनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं था, लेकिन जब हम लिखते हैं क्या उपलब्धि हैं, ट्रंप ने हमारे लिए क्या क्या किया, तो आप इसमें एक लिख दीजिए कि ट्रंप ने हमें उसको प्रत्यार्पण को थोड़ा सा एक्सपीडाइट किया। दिस इज ऑल। सर, ट्रंप ने 1977 में जो FCPA कानून वहाँ बना, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, उस पर 6 महीने की रोक लगा दी। इस पर कैसे देखते हैं? ये उसका ट्रंप का बिजनेस एटीट्यूड है, बिजनेस उसका माइंडसेट है, और उस दृष्टि से ये एक अच्छा कदम है। कुछ कानून ऐसे हैं जो व्यवहारिक नहीं होते, प्रैक्टिकल नहीं होते, इसलिए फेल होते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद में 20 कानून ऐसे बदल डाले जो कि निष्क्रिय थे, डिफंक्ट थे, काम नहीं आ रहे थे। तो इस रूल को वहाँ उन्होंने जो है ना चेंज किया। उनका मतलब सीधा सा है कि अगर मेरा टारगेट बिजनेस है, अगर ट्रंप का नाम बिजनेस है, तो मैं उन सब बाधाओं को दूर करूँगा जो बिजनेस लाने में मेरे लिए बाधा के हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, दीवार खड़ी करती हैं। और ये सबसे बड़ा काम ये था कि भारत में अगर आप धंधा करते हो और बिना पैसे अगर आप काम करते हो, उनका जो वहाँ का उस तरह का, तो कैसे काम होगा? ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, पैसे दो और ठेके लो, ये क्लियर कर दिया उन्होंने जो है। और इस कानून को 6 महीने के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया। अब क्या है कि वहाँ का अटॉर्नी जनरल रिव्यू करेगा, मुझे लगता नहीं कानून कोई बाहर आ पाएगा। दिस इज़ ओवर। और फैक्ट है ये, अगर आपको बिजनेस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिकल जो है, पैसे कहीं देने हैं किसी देश में देने पड़ेंगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेना है, अगर देने पड़ते हैं तो। और ट्रंप ने प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई है। अब क्या है कि इसका चर्चा इस तरह से हुआ कि इसका जो इमीडिएट बेनिफिशरी है वो अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप का केस था इन्हीं धाराओं के तहत वहाँ पे जो है, तो एक मेजर रिलीफ आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया ट्रंप को कि अडानी के फेवर में तुम्हें फैसला करो, कोई चांस नहीं। यू नो ट्रंप ए मैन ऑफ हिज ओन मूड, ओन पैशन, ऑन टर्म्स कंडीशंस जो है। लेकिन ये फैसला अच्छा हुआ है, प्रैक्टिकल फैसला है। और संसार के कुछ और देशों में अगर ऐसे कानून बने हुए हैं जो विदेशों से बिजनेस लाने में बाधा पैदा करते हैं, तो तुरंत उनको हटाया जाना चाहिए, अगर आपको बिजनेस चाहिए तो। ट्रंप के इस उदारवादी रवैये को देखते हुए क्या अमेरिका में चल रहा खालिस्तानी आतंकी पन्नू हत्या प्रयास प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा? थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर कि पन्नू पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सेंसिटिव है और प्रूवनली वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है। और वो जो केस चला था एक तरह से, वो जो बाइडेन प्रशासन था उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, बियॉन्ड रीच था कि उस केस के अंदर हत्या के प्रयास वहाँ पे, और उसमें आप इंडिया के जो टॉप लीडरशिप है यहाँ पे, क्राइम को डील करने वाली होम मिनिस्ट्री है या रॉ है, इनको आप उसमें अभियुक्त बना दो। ये थोड़ा सा बियॉन्ड रीच था, भारत को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसमें टैक्टफुली हैंडल किया कि लेट द प्रॉपर टाइम कम। अब प्रॉपर टाइम आ गया है। मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप इसको कोई एक्सप्लॉइट करेगा या परस्यू करेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट इट माइट डाई इट्स नेचुरल डेथ, क्यों हत्या तो कोई हुई नहीं है। सर, आखिर कहाँ तक पहुंची ट्रंप और एलन मस्क की जो ये आपसी धूप छांव का रिश्ता, और क्यों इतना बर्दाश्त कर रहे हैं ट्रंप एलन मस्क को, वो भी तब जब उनको कहीं ना कहीं सरकार में ऑफ रिकॉर्ड हिस्सेदारी तक भी दे दी है? देखिए, ट्रंप की मजबूरी है और ट्रंप की लाचारी है। क्यों है ये कोई समझने में असमर्थ है। वैसे ऑफिशियली तो हनीमून इज़ ओवर। पिछले दिनों जो $500 अरब का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके लिए आई कर रहे थे, मस्क को नहीं मिला, वो सामने वाले कंपटीटर को मिल गया। तभी से उनका झगड़ा है उनके माइंड में जो है कि यार ये तो नहीं करना अपने को जो है। तो क्या दैट ऑफिशियल हनीमून इज़ ओवर। बट क्या है कि एवरीबडी हैज़ ए लिमिटेशंस। ट्रंप पे कुछ ऐसे आसान रहे होंगे। आप देखिए उनका दुस्साहस कि वो ट्रंप से मिलने गए तो उसे कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बच्चे को सिर पे बैठा के, कंधे पे बैठा करके जो है। क्या प्रोटोकॉल है, देखिए क्या किस तरह से है। और चाहे जो बोलते हैं आप देखते हैं इसको जो है। तो ये बात सही है कि मस्क हैज़ एक्सीडेड हिज ब्रीफ फ्रॉम द ट्रंप, ओनली द टाइम विल टेल व्हाट इज़ द फाइनल एंड ऑफ दिस स्टोरी। सर, मस्क ने जिस तरह से ट्रंप के सारे सिस्टम को हाईजैक किया है, इसको लेकर अमेरिका में क्या प्रतिक्रिया है? अमेरिका में सबसे बड़ा परिणाम तो इसका है कि ब्यूरोक्रेसी हिट हुई है। और ये कहा जाए कि मस्क हैज़ वर्चुअली पुट ए, जिसे कहते हैं ना, एक कंट्रोल रख देते हैं ऑन एंटायर वास्ट फेडरल ब्यूरोक्रेसी। वो उसके कंट्रोल में आ गई है। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी निराश है और कुछ है नहीं।
और ट्रंप ने क्या किया, स्पेशल ऑर्डर निकाल के उनको और पावर दे दी हैं वहाँ पे करने के लिए है। तो कुल मिला के क्या है कि एक वर्ग वहाँ पे ऐसा है जो इससे चिंतित है, भयभीत है, और ब्यूरोक्रेसी तो टोटली खिलाफ हो गई है। मस्क का इरादा ये है कि कम से कम 20 लाख लोगों को नौकरी से निकाला जाए वहाँ से। अब क्या होगा वो तो एक अलग प्रश्न है, लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं वेरी प्रिसाइजली कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दी है ट्रंप ने इसको, उसकी वहाँ नेगेटिव रिएक्शन है, और ख़ास करके जो ब्यूरोक्रेसी है वो टोटली मस्क के खिलाफ है। धीरे धीरे वो बाई प्रॉक्सी, बाई लाइन कहना चाहिए, वो ट्रंप के भी खिलाफ हो जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। सर, एक अनयूजुअल मूव में मोदी और मस्क की जो मुलाकात हुई उसमें मस्क के तीनों बच्चे भी मौजूद रहे चर्चा के दौरान, कैसे देख रहे हैं आप इसे? अब मोदी खुद हैरान हुए होंगे, पर मोदी इज़ ए मास्टर ऑफ सिचुएशंस। उन छोटे बच्चों को प्यार किया, गले लगाया, जो किया वहाँ पे जो है एक अनयूजुअल सी बात थी। आम पर आप संसार में ये है, खासकर भारत में तो है, एशियन कंट्रीज़ में, कि मीटिंग्स में क्या सीरियस डिस्कशन हो रहा होता है। सीरियस डिस्कशन बच्चों में क्या काम है? अपने साथ कोई भाई बहन है तो भी कहते हैं साइड में बैठ थोड़ी देर जो है। बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, 3 बच्चे बैठे हैं, उनकी सेक्रेटरी वहाँ बैठी हुई है। तो मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि विदेशों में कल्चर है बच्चों को साथ ले जाने की, और वहाँ पे एक बेबीज़ एक्ट बना हुआ, उसमें जा सकते हैं ये। और फिर ये भी है कि पेरेंटिंग इन पॉलिटिक्स एक दूसरा कानून और बना हुआ है, उसमें छूट है उनको। भारत में ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए जहाँ लोगों को अजीब लगा वहाँ किसी को अजीब नहीं लगा। नरेंद्र मोदी को अजीब लगा होगा तो उन्होंने प्यार से बच्चे को सहलाया और कहा कि चलो डिस्कस करो आगे जो है। बट अनयूजुअल मूव था थोड़ा सा। सर, मस्क ने जिस रिमोट कंट्रोल तरीके से ट्रंप की सत्ता पर कब्जा कर लिया है, उसके संभावित लाभान्वित कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहला फर्स्ट बेनिफिशियरी इज ट्रंप हिमसेल्फ, हु इज़ वेल अवेयर हाउ टू यूज़ हिज ऑफिस फॉर प्रमोटिंग फैमिली बिजनेस। वो जानते हैं उनका बिजनेस है, और जिसके हाथ में ट्रंप का ऑफिस है, आप ये मान लीजिए, वो कैसे यूज़ करता है उसको, एंड इज मास्टर ऑफ द गेम, आप जानते हैं। प्लस क्या है कि अब जो पूरा एक स्टेट कंट्रोल हो गया वहाँ पे, पावर स्टेट को हैंड ओवर हो गई, या रिमोट कंट्रोल हो गया है, सिस्टम का जो हो गया हॉस्टाइल टेक ओवर थ्रू मस्क टू ट्रंप हो गया है, उससे उनको और फ्री हैंड मिलेगा। चाहेंगे जिसको ठेका देंगे, चाहेंगे जिसको ठेका नहीं देंगे, चाहे जिसको प्रमोट करेंगे किसी बिलियनियर को, चाहे जिसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो फ्री फॉर ऑल हो गया उनके लिए जो है। तो पहला बेनिफिशियरी है ट्रंप इसमें। सेकंड बेनिफिशियरी है मस्क हिमसेल्फ जो है, उनका खुद का कारोबार है, उनका पहला झगड़ा तो उसी से है कि ठेका मुझे नहीं दिया, आपने उसको दे दिया। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा, मस्क विल कन्वर्ट प्रेसिडेंट ऑफिस इनटू ए इंटरनेशनल बिजनेस कैपिटल, ऐसा लगता है मुझे जो है। और तीसरी जो बात है इसके अंदर ये है कि जो ट्रंप के जो थर्ड बेनिफिशियरी है, उसके एम्प्लॉयज़ और टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स हैं वहाँ पे, जो लंबे समय से लॉयल्टी में उसके साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के जो है। और उनको क्या है कि पैसा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़े पद मिल जाएंगे और कैरियर मिल जाएगा। तो ये बेसिक बेनिफिशरीज जो है ना, ये लोग हैं इसके। और ये मुझे डर लगता है कभी कभी, अगर इस अमेरिका में ऐसे ही चलता रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि 1-2 साल में संसार का सबसे बड़ा स्कैंडल अमेरिका में हो जाए बिजनेस का, और ट्रंप को जवाब देना मुश्किल हो जाए। अमेरिका के करोड़ों लोग खिलाफ खड़े हो जाएं। जो वर्किंग स्टाइल है उनका टू प्रमोट इज बिजनेस, जिसे कहना चाहिए फ्री फॉर ऑल, जिसमें करप्शन की पूरी संभावना है उसमें जो है, कहीं ऐसा नहीं हो कि संसार के कई वाटर गेट एक साथ खड़े हो जाएं अमेरिका के अंदर। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि कैसे काम करेगा मस्क और ये, क्योंकि बेसिकली दे आर मोटिवेटेड बाई बिजनेस इंस्पिरेशन, बिजनेस डील्स। सो लेट्स सी। सर, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि मस्क के इस रवैये से, बैकडोर से जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं या कैप्चर्ड स्टेट जैसी एक स्थिति है, इसके कई गंभीर परिणाम होंगे। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही है। उसका सबसे पहला परिणाम तो ये होता है कि रॉन्ग डिसीजंस आर टेकन बाय रिमूविंग एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स, जिसे आप कहते हैं, एंड बाय लिमिटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा विद प्राइवेट पर्सन्स लाइक मस्क विल क्रिएट ए डिजास्टर इन अमेरिकन सिस्टम। तो फैसले गलत होंगे, उस पर आधारित नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि लेसर अकाउंटेबिलिटी होगी पॉलिसी डिसीजन के लिए। कौन पकड़ेगा मस्क को? और ट्रंप तो करेंगे नहीं, लायबिलिटी फिक्स, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या होगा? तीसरा करप्शन होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। चौथा फिर जो शेयरिंग होगा प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का इधर से उधर, उसको बिजनेस के लिए लोग कैसे यूज़ करते हैं, दिस इज टू बी सीन। तो मुझे कुल मिला के ऐसा लगता है, वो जो मैंने पहले जो आशंका व्यक्त की है कि कुल मिला के ट्रंप का दफ्तर एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मार्केट बनने वाला है, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका में इस मस्क के कारण से इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनार्की आने वाली है। सो लेट्स सी। सर, पूरे अमेरिका में मस्क अपने पर्सनल लाइफ और लाइफ स्टाइल को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं, क्या इस बारे में आपको भी कोई जानकारी है? हाँ, वो तो सभी जानते हैं, मैंने भी पढ़ा एक किताब में कि उन्होंने 4 शादियाँ की सबसे पहले, कुल 12 बच्चे हैं उनके, एंड ई सो फिट, मूव कर रहा ना, सरेआम जा रहा आ रहा जो है, और 4 बार शादी हो गई वहाँ पे जो है।
और अभी और नॉर्मली शादियाँ उनसे हुई जो उनकी सेक्रेटरीज रही हैं कभी ना कभी, नॉर्मली एक ट्रेंड उसमें देखने, अभी जो शादी हुई जो सेक्रेटरी है उसी से जो है उनकी शादी हुई है। तो पर्सनल लाइफ के बारे में उनके सब ये किस्से कहानियाँ अमेरिका में चलते हैं। बस बेसिक बात ये है कि 4 शादियाँ की, 12 बच्चे हैं, तो ही इज़ नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज फर एज मैरिज इज़ कंसर्न। सो गॉसिप चलती है अमेरिका में। सर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और ट्रंप के बेहद करीबी एलॉन मस्क, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, और क्या ये माना जाए कि एलॉन मस्क की 2 बड़ी कंपनियां टेस्ला और स्टारलिंक की इसी के साथ भारत में एंट्री होगी? कोशिश तो है उनकी। अब नरेंद्र मोदी कोशिश हैं, नरेंद्र मोदी स्मार्ट हैं, तो ही विल वे वेरियस ऑप्शंस। मोदी के सामने 2 ऑप्शन हैं, एक तो इसका ऑप्शन है एआई के अंदर इनकी दोनों कंपनियों को लाने का, और फिर क्या है कि वो ब्रॉडबैंड चाहता है इंडिया में। ब्रॉडबैंड की 6 कंपनियां हैं। सबसे पहली कंपनी मुकेश अंबानी की 1 नंबर पे, उससे कन्फ्रंटेशन होगा यहाँ आकर के जो है। फिर दूसरा क्या, एआई में जो आना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो मोदी हैज़ 2 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम। एक तो अमेरिका में सैम अल्टमैन जो है वहाँ पे, उनका ऑफ़र उनके पास है। वो फ्रांस में मिले थे नरेंद्र मोदी से। मस्क जो है यहाँ मिले हैं वाशिंगटन के अंदर, उन्होंने अपना ऑफ़र दिया होगा, अपना प्लान बताया होगा, अपना ब्लूप्रिंट बताया होगा, इन्होंने अपना ब्लूप्रिंट बताया होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल टेकिंग ए फाइनल डिसीजन ऑन ऑल दिस, जैसे है। तो इन दोनों के बीच है, लेकिन वो भारत में एंट्री ज़रूर करेगा, टेस्ला के थ्रू करे या उसके थ्रू करें। और उसने एक प्रस्ताव भी दिया है उसको कि तुम भारत से बाहर निकलो, मेरे से 85,000 करोड़ रुपए ले लो। दूसरी सामने जो कंपनी जो है उसको जो है, उन्होंने कहा मेरी तो वर्थ 22 लाख करोड़ की, आप 85,000 दे रहे हो मुझे, तो लगता नहीं कि उस कंपनी को खरीद पाएंगे। तो अब क्या है कि देयर विल बी टफ कंपटीशन बिटवीन द टू। इट विल सर्टनली लोअर डाउन द रेट्स विच विल ऑफर टू नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट रादर वी कैन से, उस पर तय होगा। लेकिन ये बात तय है, आज नरेंद्र मोदी जो है ना एआई के मामले में एक बादशाह हैं। संसार की सारी एआई कंपनियों का जो मार्केट है सबसे बड़ा वो भारत है। तो सब लोग जो compete कर रहे हैं दिल्ली आते रहेंगे, जाते रहेंगे, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी विल ऑलवेज हैज़ ए चॉइस टू सेलेक्ट द वन हु इज़ चीपर, हु इज़ मोर एफिशिएंट, हु इज़ मोर ट्रांसपेरेंट। सर, सरकारी खर्चे में कटौती करने के लिए मस्क के डॉजी डिपार्टमेंट ने भारत को मिलने वाली $21 मिलियन की जो सहायता राशि थी उसको रद्द कर दिया। हालांकि बीजेपी ने भी इसको लेकर सवाल उठाया। आखिर ये पूरा मामला क्या है? नहीं है, कोई पूरा मामला नहीं है। वहाँ तो उन्होंने एक बड़ा उनके हिसाब से वाइज डिसीजन लिया है वहाँ से कि वी शैल कट फॉरेन ग्रांट्स जस्ट टू प्रायोरिटाइज आवर ओन रिक्वायरमेंट्स। हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सबसे पहले टैक्स पेयर का पैसा जो है हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में, घरेलू प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में खर्च होना चाहिए। उसके बाद अगर बचे तो विदेशों में भेजो, वरना मत भेजो। आज अमेरिका टाइट फाइनेंशियल पोजीशन में है, तो उनका इस तरह का इन्वेस्टमेंट था वेरियस कंट्रीज़ के अंदर, भारत में भी था। इस तरह से इलेक्शन से रिलेटेड होता है, यू टू इम्प्रूव द टर्न आउट, और इस तरह के जो फंडे होते हैं उसमें लिखे होते हैं, पैसा आता है वहाँ से जो है। तो बांग्लादेश को दिया था, नेपाल को था 5-6 करोड़ रुपए, सारे के सारे विड्रॉ कर लिए। तो एक्शन शुड नॉट बी टेकन इन आइसोलेशन विज़ाविज़ इंडिया एंड अमेरिका और ट्रंप और मोदी, ठीक है ना। इज़ देयर पॉलिसी डिसीजन, और उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। वो अपना पैसा अपने देश में खर्च करना चाहते हैं, फाइन। तो बीजेपी ने ये कहा है, अमित मालवीय ने, कि ये पुरानी सरकारों का कर्म, जो पैसा लेते नहीं तो आए। तो उन्होंने कहा पुरानी सरकारों ने उन लोगों से हाथ मिलाया जहाँ से पैसा गलत लोगों से आ रहा था, भारत के विरोध में काम कर रहे थे, उन लोगों से पैसा लिया। इज़ ए डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ द एंटायर इशू। लेकिन बेसिक बात इसमें यह है कि अमेरिका अब अपने खर्चे कम करने के लिए फॉरेन ग्रांट्स को कर्टेल कर रहा है, ठीक है। अब चूँकि इस समय इंडिया का कर्टेलमेंट हुआ, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी एज ए रूलिंग पार्टी इज़ बाउंड टू कम टू डिफेंस और कम टू सेव पीपल की कांग्रेस ने इस तरह से किया है। सो कोई ज़्यादा इसमें वो अभी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है इसमें, अभी तो मेरिट है इसके अंदर है, उन्होंने कर दिया, सबके लिए कर दिया, आप अकेले के लिए नहीं किया। सर, लेकिन भारत में कहाँ तक पहुँचा है एआई थिंक टैंक अश्विनी वैष्णव का एजेंडा, और क्या इस दिशा में कभी भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करेंगे? एजेंडा उनका बिल्कुल क्लियर है, उनको ये वन ऑफ द वर्ल्ड फोर्स बनना है, एजेंडा क्लियर है। वन ऑफ द संसार में जो शक्तियाँ उसमें उनको कम्पीट करना है। लेकिन हालात हमारे यहाँ अभी ऐसे नहीं हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि न तो ऑपरेशनल कोई सिस्टम बना है अभी, न ही कोई जो सर्च इंजन होता है वो डेवलप हुआ है, न आपका जो है सोशल मीडिया डेवलप हुआ है, न आपका माइक्रो जो है ब्लॉगिंग सिस्टम जो है साइट है वो डेवलप हुई है। तो भारत के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो लंबे समय तक अपने इंतज़ार करें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की, या फिर जो दूसरी कंपनियां बना रही हैं उनका टूल बनाने के लिए डेवलपर का काम करें। इट्स ए पॉलिसी डिसीजन।
आशा किरण इसमें एक है जो आपने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर साथ काम कर सकते हैं, उसके आसार थोड़ा सा बन रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिकन जो कंपनी है दूसरी जो बताई मैंने आपको जो है वो अमेरिका में है, वहाँ पे जो है सरकार का समर्थन है उस कंपनी को, जिसने $500 अरब का कॉन्ट्रैक्ट भी जिसको मिलने के लिए बात आ रही है वहाँ पे। तो अगर ट्रम्प का इशारा हो जाए थोड़ा, तो वो और भारत सरकार ये मिल के जो है बहुत पावरफुल कम्बिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना सकते हैं, जो आगे जाके वर्ल्ड में कम्पीट कर सकता है लोगों को। लेकिन सामने क्या है कि मस्क भी खड़े हुए हैं, सो दिस इज़ टू बी सीन। लेकिन आइडिया इज़ नॉट बैड एट द मोमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ of working together with that company of America. So let's see what comes in the coming days. MAGA plus MEGA is equals to Mega Partnership for Prosperity. सर इसके मायने क्या हैं? इसके मायने कि भारत और अमेरिका मिलकर संसार को जीतना चाहते हैं, भारत और अमेरिका मिलकर डेवलप करना चाहते हैं। एक उदाहरण तो नरेंद्र मोदी ने दिया ना कि हम जो है इस बिज़नेस को, जो हमारा ट्रेड है जो है, इसको 200 से बढ़ा करके $500 बिलियन कर देंगे। ये दोनों साथ काम करेंगी। और नारा नया तो आप जानते हैं कि नारे घड़ने में, नारों को पॉपुलर करने में, नारों को आगे चलाने में नरेंद्र मोदी एक्सपर्ट हैं। तो अमेरिका में उनसे रहा नहीं गया होगा, उन्होंने नया नारा घड़ दिया, ये वाला जो है नारा हिट हो गया, अखबारों की हेडलाइंस थी। पर बेसिक इसका थीम ये है कि दोनों दोस्त मिलकर आगे बढ़ें, वो अपना अमेरिका फर्स्ट बनाएं, हम अपना इंडिया फर्स्ट बनाएं। फिजिकल इसको मेगा आप कह दीजिए, ये नरेंद्र मोदी की एक परिकल्पना है, सपना है, एक नारा है जो साकार होगा। और साकार होना इस बात पर निर्भर करता है कि आज जो दोस्ती है नरेंद्र मोदी और ट्रम्प की, आज जो रिश्ते हैं अमेरिका और भारत के, वो आगे भी इसी तरह बने रहें, दोनों देश मिल के आगे बढ़ेंगे, ये सपना जो है उनका वो साकार हो सकता है। जी सर, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के आखिर क्या आसार नजर आते हैं? जहाँ तक युद्ध खत्म होने के आसार हैं, युद्ध तो बहुत जल्द जो है ख़त्म होने वाला है, लेकिन एक तरफा होगा। ट्रम्प जो इसको नेगोशिएट कर रहे हैं पुतिन के साथ, इसमें जो जेलेंस्की हैं, जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, जो पार्टी हैं डायरेक्ट इसमें, उसको कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। जब ट्रम्प ने फ़ोन किया 4 दिन पहले पुतिन को कि बहुत जल्दी हमें इसको निपटाना है और शांति वार्ता के लिए आप आइए और सऊदी अरबिया में हम इसको होस्ट करेंगे, तो क्या है कि ट्रम्प तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं युद्ध को समाप्त करने की ओर, और एक पार्टी पुतिन उनके साथ पूरी तौर पर तैयार है, ठीक, लेकिन दूसरी पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं, यूरोपियन यूनियन बिल्कुल तैयार नहीं। वो ये महसूस कर रहे हैं कि ट्रम्प ने धोखा दिया है उनको। एक्स पार्टे वो पुतिन के पुराने एहसान हैं उनके, एक्स पार्टे उन एहसानों को अब वो चुका रहे हैं हमारी कॉस्ट पे। तो आज जो है वहाँ इस जो एलाइज़ हैं, कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके इमरजेंसी मीटिंग भी इसको देखने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। और जेलेंस्की ने कहा कि मुझे तो इन्विटेशन नहीं दिया गया, और उसने ये भी कहा कि ट्रम्प अगर कर भी देते हैं ऐसा, मान लीजिए, तब भी मैं जो यहाँ के जो वैल्यूबल जो मिनरल्स हैं उस तक मैं उसको नहीं आने दूंगा इन्हें वे जो है। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है अब ये होने वाला है इसके बीच में। यूक्रेन का राष्ट्रपति बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है, और उसकी सबसे बड़ी आशंका ये है कि अमेरिका हमारा साथ छोड़ रहा है, और जो एग्रीमेंट होगा उसमें क्या होगा, एक तरफ तो मुझे फंडिंग नहीं मिल रहा, फंडिंग बंद हो गया उनका, ठीक है, अमेरिका ने साथ छोड़ दिया। फिर क्या, जो टेरिटरी का जो डिस्प्यूट का जो सीज़ फायर होगा, डिसाइड होगा, उसमें अमेरिका का मूड ये है कि जहाँ तक रशिया आगे आएगा उसको वहीं रख दिया जाए, पीछे नहीं जाए। वो बड़ा ह्यूमिलेटिंग है यूक्रेन के लिए। सो दिस इज़ टू बी सीन कि कैसे होगा, लेकिन युद्ध समाप्त होने के जल्दी आसार हैं, क्योंकि एक पार्टी जो है वो पूरे तौर पे बेनिफिटेड है, बेनिफिशरी है रशिया, और ट्रम्प के प्रति सरेंडर है, ट्रम्प एडमेंट है। दिस इज़ टू बी सीन कि हाउ ही हैंडल्स यूक्रेन। तो सारा फ्यूचर इसका इस पर डिपेंड करता है। लेकिन सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस पूरी वार्ता से अपने आप को क्यों अलग थलग महसूस कर रहे हैं? वो इसीलिए महसूस कर रहे हैं, ही फील्स इंसल्टेड, ही फील्स ह्यूमिलेटेड, ही फील्स साइडलाइंड जो है ये, तो इसलिए उनका मोरल डाउन है उनका जो है। तो लेट्स सी कि अमेरिका अपनी गलती को कब सुधारता है। हालांकि एक बार ट्रम्प ने फ़ोन किया था उनको कि पुतिन भी चाहते हैं कि शांति प्रक्रिया हो, लेकिन अब की बार जो वार्ता बनी थी इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसकी, जो वार्ता हो रही है। तो ही इज़ राइट, ही फील्स सिमुलेटेड, ही फील्स साइडलाइन। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में उसकी जो निराशा है, उसकी जो उदासी, उसका जो एक तरह से गुस्सा है, वो किस में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ टू बी सीन। सर, ट्रम्प का जो प्लान है गाज़ा पट्टी को अपने कंट्रोल में लेने का, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? अंतिम परिणाम तो ये कि ट्रम्प तो लुक्स एडमेंट टू टेक ओवर, और अभी ट्रम्प का डंडा संसार में जैसे चल ही रहा है बाय एंड लार्ज, तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये सपना भी उसका साकार हो जाए। 27 लाख लोग हैं वहाँ से जो हटाने हैं जो है, वो अपने प्लान पे आगे काम कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बना के ब्लूप्रिंट ट्रम्प को भेजा है, जिसमें दिखाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2035 में ना गाज़ा कैसा होगा। तो बिल्कुल सिंगापुर दिख रहा है वो वहाँ पे जो है, और $500 अरब का ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे।
अब देखने की बात है कि गाज़ा से अरब राष्ट्र कितना आगे बढ़ते हैं उन लोगों के फिलिस्तीन के सपोर्ट में और क्या होता है, लेकिन संभावना ज़्यादा तो यही लग रही है कि ये योजना कामयाब होगी। पर एक बड़ा प्रश्न ये कि वो 27 लाख लोग जाएंगे कहाँ, लेगा कौन उनको। इजराइल ने कह दिया है कि ठीक है कोई भी देश है हम उसकी सहायता करेंगे, पर लेगा कौन, वो लोग कहाँ जाएंगे। अगर वो लोग सेटल हो गए तो गाजा प्लान इज़ ए सुपर हिट, इट विल बी कन्वर्ट इनटू ए सिंगापुर। और जो खंडर हैं आज वो आपको एक 7 स्टार बिल्डिंग्स में दिखाई देंगे। लेकिन क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा वही है, 27 लाख लोग कहाँ जाएंगे। सर, ट्रंप के विस्तारवादी माहौल और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी गहरी दोस्ती को देखते हुए क्या लगता है कि पाकिस्तान से पीओके लेने का सही टाइम आ चुका है? वो तो देखो नरेंद्र मोदी के मूड का पता नहीं, अमित शाह के मूड का पता नहीं, कभी प्लान कर लें ट्रंप और नो ट्रंप, ये तो कभी भी ले सकते हैं। मन की अभिलाषा तो है ही, और राष्ट्र चाहता यही है, और नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो राष्ट्र चाहता है, तो कभी भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक माहौल बनता है। एक अमेरिका की पंचायती हर जगह रहती है, तो कम से कम ऐसा हो गया कि अमेरिका खुद ऐसे काम कर रहा है तो हमें क्या कहेगा, दैट वे। तो एक माहौल, एक मोरल बूस्टर है। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान मस्ट बी डिमोरलाइज्ड इन ऑल दिस सिनेरियो। जो है पाकिस्तान का कोई नंबर ही नहीं, सारी एड बंद है, सारे अमेरिका का जो हेल्प है वो सारी बंद है। इंडिया की किस तरह की वहाँ आवभगत हो रही है आप देख रहे हैं जी। तो पाकिस्तान लीडरशिप मस्ट बी वेरी डिमोरलाइज एट द मोमेंट विज़ाविज़ ट्रंप एंड विज़ाविज़ नरेंद्र मोदी जो है। तो एक आइडिया आपने दिया है, तो हो सकता है लीडरशिप इस पर विचार करे कंट्री की, और कभी ऐसा हो जाए, होगा तो देश के करोड़ों लोगों का सपना साकार होगा कि पीओके जिसकी असेंबली सीट्स आज भी हम अपने खाते में लिख के चलते हैं वो वास्तव में हमारे पास आ जाए। सो लेट्स सी। सर, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और बांग्लादेश के जो मुद्दे पर समाधान को लेकर फ्री हैंड दिया है, इसको आप कैसा देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि अब शेख हसीना का पॉलिटिकल फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? फ्री हैंड तो ऐसा है कि सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश का, राष्ट्रपति ने कहा कि आई लीव दिस क्वेश्चन टू नरेंद्र मोदी। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ के ये सारी जिम्मेदारी, सारा फ्री हैंड नरेंद्र मोदी को दे दिया है। इसका मतलब अब ये है कि बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी फैसले होंगे दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका में, उनमें नरेंद्र मोदी का से रहेगा। ही विल बी डोमिनेटिंग फोर्स। इट मीन्स इनडायरेक्टली ट्रंप ने बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अधीन कर दिया है पब्लिकली। वो इतना डिमोरलाइज्ड है, वहाँ के जो लोग हैं, इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ की जो है, वो कहते हैं क्या हो गया ये जो है। बट दिस फेवर हैज़ बिन डन बाई ट्रंप नोइंगली अननोइंगली। तो कमान जो है बांग्लादेश ऑपरेशन के चुनाव होने हैं वहाँ पे अक्टूबर के अंदर, आप देखिए। और अभी कितने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और ये सब हो रहा है। अब शायद कुछ कम हो गए हैं थोड़े जो है, तो दे मस्ट बी वेरी वरिड बांग्लादेश वाले। तो एक तरह से उसने देखा जाए, जैसे वो कहता है कि मैं मैक्सिको को ले लूँगा या इसको गाज़ा को ले लूँगा, तो उन्होंने उसी अंदाज में जो बांग्लादेश है और नरेंद्र मोदी को एक तरह से सौंप दिया है प्रैक्टिकली, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज़। तो अब ये देखने की बात है आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले होते हैं, अमेरिका उसके बारे में क्या फ़ैसला करता है, और सबसे बड़ी बात है हसीना के बारे में अमेरिका क्या फ़ैसला करता है। पहले ये कहा गया था कि बाइडेन ने मिलकर के ये नई गवर्नमेंट लाए हैं, और सबसे पहले स्वागत ही बाइडेन ने किया था। तो माना जा रहा है कि अमेरिका की उपज है जो वहाँ की सरकार है। अब चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया है, और वैसे भी क्या होता है कि जो प्रेजेंट आदमी होता है उसके प्रेडेसेसर के फैसलों को बदलने का एक शौक़ होता है, एक परंपरा होती है, मुझे सारे फैसले बदलने हैं मुझे। तो हो सकता है इस पॉइंट पे भी दे में क्वाइटली एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू हसीना बैक, क्योंकि और अल्टरनेटिव तो कोई वहाँ पे है नहीं जो है। और बांग्लादेश में कितनी आर्मी, कितने लोग हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी और ट्रंप डिसाइड कर लेंगे इसको कि हसीना को वापस लाना है, वो ले आएंगे उसको, उसमें कोई खास बात नहीं है। बट इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप इन द कमिंग मंथ्स। सर, जब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी मिले तो आखिर क्या बातचीत हुई इस्लामिक आतंकवाद खत्म करने और पाकिस्तान के बारे में? वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सबसे बड़े भुक्तभोगी वही हैं। आतंकवाद का जो हमला हुआ था वहाँ पे देखा था आपने जो है। तो अब एक तो पाकिस्तान को मदद सारी बंद कर रखी उन्होंने, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे पूरा सपोर्ट है नरेंद्र मोदी के साथ में, और वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। और अब क्या है कि वहाँ की जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर आई हैं, वो शी इज़ नोन टू इंडिया एंड मोदी स्पेशली जो है, तो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होंगी। तो आने वाले समय में इस्लामिक उग्रवाद को, कश्मीर में उग्रवाद को और पाकिस्तान में उग्रवाद को कर्व करने का जो भारत का एजेंडा है, उसको काफ़ी बल मिलेगा ट्रंप के आने से। सर, ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को लेकर ट्रंप और यूएस जुडिशरी के बीच में जो तनाव जैसी स्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं? तनाव बिल्कुल है, फैक्चुअल है, और तनाव जस्टिफाइड है। तनाव मीन्स जुडिशरी का एक्शन जस्टिफाइड है। दो फैसले थे उनके जिसको कि वहाँ के कोर्ट्स ने ब्लॉक कर दिया। पहला फैसला था सिटीजनशिप बाय बर्थ, और दूसरा फैसला उसमें था कि जो मस्क ने कहा था कि आई शुड हैव एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल ट्रेजरी सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन। उन्होंने ब्लॉक किया है कि मस्क हैज़ नो राइट टू अप्रोच योर कॉन्फिडेंशियल ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम।
ये 2 फैसले उन्होंने किए हैं और आने वाले दिनों में टकराव बढ़ेगा क्योंकि ट्रम्प मानेंगे नहीं। वो रोज़ क्या है कि नए आदेश निकालेंगे, पंगा लेंगे, फिर चैन की नींद सो जाएंगे जाके, दुनिया परेशान रहेगी, तो जजेज भी परेशान रहेंगे। तो आने वाले दिनों में क्या है कि ये टकराव और बढ़ सकता है बिकॉज ट्रम्प इज़ इनकॉरेजेबल। वो फैसले एक्स पार्टी करेंगे, मनमाने तरीके से करेंगे, कानून की सामान्य प्रक्रिया को साइडलाइन करके अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए करेंगे। सो इट्स बाउंड टू बी इन कन्फ्रंटेशन विद जुडिशरी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? दोनों में बहुत गंभीर चर्चा हुई है और लोकल लेवल पर पंजाब ने एक SIT बना दी है, लेकिन भारत सरकार एक कानून बनाने जा रही है और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द इसके बारे में जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लोग हैं यहाँ से, तो वो जाएंगे वहाँ पे, उसको आगे बढ़ाएंगे बात को। बट बोथ द गवर्नमेंट्स आर वेरी वेरी सीरियस ऑन दिस इशू और ऐसा लगता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लॉ अमेरिका में भी इंडिया में आने वाला है। सर, दाऊद इब्राहिम एरा खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी गैंगस्टर्स का अगर जिक्र हो तो लॉरेंस का जिक्र होता है, अन्य गैंगस्टर्स का। तो इसको लेकर ट्रंप और मोदी के बीच में क्या बातचीत हुई? इस बार सीरियस बात हुई इस विषय पे हुए, आतंकवाद के अलावा इस पर भी बात हुई है, गैंगस्टर्स पे। क्यों दाऊद इब्राहिम तो अब चले गए शेडोज़ में जो है, अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफ़ी चर्चा में है। एक खास तरह का टेरर, जो लोग पहले दाऊद से डरते थे और उसका खौफ जो है, उसका 80% आप मान लीजिए खौफ का जो हिस्सा है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है अपने इन कामों से कर लिया है और लोग भाग के अमेरिका चले गए हैं। तो नाउ इट्स ए सब्जेक्ट विच इज सब्जेक्ट ऑफ इंटरपोल, विच इज सब्जेक्ट ऑफ FBI, विच इज सब्जेक्ट ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस आल्सो। तो इसलिए दोनों ने तय किया है कि जो गैंगस्टर्स हैं ये एक अपने आप में आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो कर गए हैं, इनको कंट्रोल करना है। तो वेरी सून देयर विल बी इफेक्टिव मेजर्स बाय बोथ द कंट्रीज। सर, अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लेने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजिक सक्सेस है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सक्सेस है, बहुत टाइम से इंडिया जो है मांग रहा था उनसे, ये अमेरिकन दे नहीं रहे थे, दैट वे जो है ये, और नरेंद्र मोदी ने उनको मना लिया है। और ये क्या है कि सबसे बड़ा, सबसे सफल फाइटर जेट है। ये सबसे बड़ी बात क्या है, रडार में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है। तो नरेंद्र मोदी कभी कोई और बड़ा ऑपरेशन करना चाहें, चाहे वो कश्मीर में करें, चाहे बांग्लादेश में करें, कहीं भी करें, तो ये एक असेट है, इंडियन आर्मी का डेकोर है ये, अगर इनको मिलता है तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट। और नरेंद्र मोदी के ऐसा हथियार जो वो देना नहीं चाहते थे किसी को, वो लंबे समय बाद भारत को मान लिया और भारत को दोस्ती में वो हथियार वो दे रहे हैं। और सवाल है कि इसका प्रोक्योरमेंट कैसे होगा। तो आज मैंने अखबार में पढ़ा कि जो राफेल का रूट था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसी रूट से ये खरीद होगी, परचेज होगी, तो जल्दी हो जाएगा इससे काम। ये है तो मुझे लगता है कि इट इज़ ए नियर बाई पॉसिबिलिटी कि जिसमें कि ये जो हैं फाइटर जो हैं आपके ये इंडिया में आ जाएं। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने इतने फैसले लिए, कितने एग्जीक्यूटिव साइन किए, आपको क्या लगता है कि भारत हो या कोई अन्य देश हो, उनके शेयर मार्केट पे इसका क्या असर होगा? शेयर मार्केट को तो ये है कि ट्रंप डिसीजंस है, जिसे कहना चाहिए कि शॉक्ड शेयर मार्केट्स, और संसार के सारे शेयर मार्केट डाउन है, अप एंड डाउन है। इंडिया का तो आपने देख ही लिया है, कहाँ 82,000 जो बेंचमार्क होता है, कहाँ 76,000 समथिंग लाइक दैट जो है ये, तो 10-12% का गिरावट है। वैसे ज़्यादा नहीं है देखा जाए, लेकिन क्या जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर थे उसमें 30%, 35%, 25% की गिरावट है। तो शेयर मार्केट का मोराल जो है, यहाँ जो इन्वेस्टर का मोराल है वो डिमोरलाइज्ड है। एक तरह से अच्छे दिन उनके आए थे बीच में, वो चले गए हैं। हो सकता है टेम्परेरी फेज हो, आफ्टर सम टाइम व्हेन द मार्केट्स आर स्टेबलाइज्ड, वंस ट्रंप इज स्टेबलाइज जिसे कहते हैं, और कोई नई नई घोषणाएं नहीं करे वो, मार्केट्स विल अगेन ग्रो अप। तो शेयर इन्वेस्टर्स नीड नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड एंड वरीड, लेकिन है कि एट द मोमेंट तो मार्केट्स पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। सर, जो आने वाले 7 महीने हैं उसमें भारत और अमेरिका के बीच में नए ट्रेड एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या इससे जो US टैरिफ है उससे इंडिया को कोई रिलीफ या प्रोटेक्शन मिलेगा? ये मास्टरमाइंड मूव है नरेंद्र मोदी का, विषय को टालने का है ये, और इतना बड़ा एग्रीमेंट बनेगा। प्रैक्टिकली क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, कहा तो नहीं जाएगा इसको फ्री ट्रेड, क्यों लिखा हुआ नहीं उसके अंदर ऐसा जो है। और टीम बन गई, सितंबर तक उनको बना के देना है, इसको लागू करना है। लेकिन जब चीज़ें लागू होती हैं ना, तो दोनों तरफ से पार्टीज मिलेंगी, दोनों के डेलीगेशन मिलेंगे आपस में जो है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भारत के ज़बरदस्त फेवर में बनने वाला है, और उस प्रोसेस में हो सकता है नरेंद्र मोदी टीम जो है स्मार्टली उन टैरिफ्स को डाइल्यूट कर दे, थोड़ा सा जो है ना रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं वो डाइल्यूट हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट रूल्ड आउट, सो इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी एंड कंट्री इज़ वेटिंग फॉर इट। सर, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में भारत के पक्ष में जो सरप्लस ट्रेड बैलेंस है उसे कम करके एक फेयर टैरिफ सिस्टम बनाया जाए। क्या ये पॉसिबल है? एकदम से पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन उनका इरादा है। आज देखिए इसका ट्रेड बैलेंस क्या है। कुल मिला के जो है भारत के पक्ष में 45.8
बिलियन डॉलर का जो है ना सरप्लस इनके पास में है। 118 बिलियन डॉलर के तो हमारे एक्सपोर्ट हैं और 73 बिलियन डॉलर के हमारे इंपोर्ट्स हैं वहाँ पे। तो जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है वो इंडिया के फेवर में है बाई 45 पॉइंट समथिंग। ट्रम्प इसको कहते हैं 100 है, ये 45 नहीं है, ही डिफाइज दिस फिगर। और वो कहता है नहीं 100 बिलियन डॉलर का गैप मुझे पूरा करना है। इसी के लिए वो कर रहे हैं कि तेल हमसे खरीदो, जहाज़ हमसे खरीदो। तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रैक्टिकली कितना वो डेफिसिट को कवर कर पाते हैं और फिर इंडिया उसके रेस्पॉन्स में क्या करता है, जिससे ऐसा नहीं हो कि वापस वो जो है आपका पॉजिटिव बैलेंस तो वहीं कमी रह जाए, ट्रेड बढ़ता रहे लेकिन इंडिया के फेवर में सरप्लस वहीं कमी खड़ा रहे। लेकिन ट्रम्प की सारी आशा इस पर आधारित है कि वो ये दोनों काम इंडिया से करवा के और गवर्नमेंट में जैसा एक्सेस चाहते हैं करके और पैसा और डील को अपने फेवर बना के उस बैलेंस को अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन अभी ये डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है, रूल्ड आउट नहीं है बट डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है। सर, कुछ लोगों की ये धारणा है कि भारत और यूएस के बीच में जितने हुए हैं वो समझौते एग्रीमेंट, उसमें यूएस को ज़्यादा लाभ हो गया है। इस आंकलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो मैंने कहा ना, इट्स ए वन वे स्टोरी। कुछ लोगों की धारणा है ऐसी विच इज़ नॉट फैक्चुअली करेक्ट। और मैंने पहले भी कहा था ना, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, इट्स ओनली ए 3 day ओल्ड स्टोरी। लेट्स वेट, लेट्स नॉट कम टू कंक्लूजन्स जिसे हम कहते हैं। अभी तो क्या है कि लॉट ऑफ इसके अंदर से उतार चढ़ाव आएंगे अगले 4 सालों के अंदर जो है, और फिर एक ट्रेड एग्रीमेंट आएगा। और दूसरी तरफ आशा किरण देखिए, एक अखबार ने तो ये लिखा है जो आप कह रहे हैं और दूसरे अखबार ने लिखा है कि एक अपॉर्चुनिटी है नरेंद्र मोदी के लिए ये जो हुआ है यूएस का एग्रीमेंट जो है। और क्या है कि वहाँ तो टर्मोइल है, रोज़ नए नए काम हो रहे हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर वो बनाने जा रहे हैं ट्रम्प जो है। उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप कहाँ फिट इन होते हैं, कहाँ नेविगेट कर सकते हैं अपने फेवर में, अपने प्रायोरिटीज़ को कहाँ आप उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो क्या देयर आर 2 कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। एक तो है कि बैलेंस ऑफ इम्बैलेंस आप कह सकते हैं उसको, जो ये कहते हैं नेगेटिवली, और दूसरे कहते हैं इट्स एन अपॉर्चुनिटी। As far I am concerned, my assessment says it's an opportunity and the visit was very successful. You can't say that America has a lion share in this deal. And let's see. So what do you think? Is smart Narendra Modi giving a long rope to Donald Trump? बिल्कुल निश्चित तौर पे वो भी देख रहे हैं। अब देखिए, ज़्यादा बोले नहीं, वो टैरिफ किया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उनका तेल खरीदो, कुछ नहीं कहा, हथियार खरीदो, कुछ नहीं कहा। साइलेंट एक तरह से यस कह के अपनी बात हिसाब से करके, उनका एक ही है और बेस्ट एडवाइस यही है ट्रम्प को हैंडल करने की कि बाय टाइम, बाय पीस जिसे कहते हैं, बाय पीस एट एनी कॉस्ट, इट इज़ नेवर एक्सपेंसिव। ये नरेंद्र मोदी जानते हैं। अभी शुरुआती दौर है, लेट ट्रम्प मीट सम अदर एक्सीडेंट इन सम अदर कंट्री। हम क्यों पहल करें? तो वेट करो आप इसका। तो लॉन्ग रोप देते जा रहे हैं। अब लॉन्ग रोप कहाँ तक होगी? तो यू नो नरेंद्र मोदी, यू नो हिज लिमिटेशंस जो है। He allows any nuisance to a point only. After that he acts. तो लेट्स होप कि ऐसी सिचुएशन इन आपस में नहीं आए। लेकिन अभी तो ये पक्का है, यू हैव ब्रिलियंटली सेड इट, कि वो जो है एक लॉन्ग रोप जो है नरेंद्र मोदी उन्हें दे रहे हैं। सर, ट्रम्प जो नरेंद्र मोदी से ऑयल और गैस, एक्स्ट्रा ऑयल और गैस खरीदने की बात कर रहे हैं, उसका रूस के साथ हमारे संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? प्रभाव निश्चित पड़ेगा। आप देखिए, 11 लाख करोड़ का मार्केट है अभी इंडिया जो इम्पोर्ट करता है, अराउंड 132 बिलियन डॉलर और समथिंग जो है। 35% हिस्सा जो है उसमें हमारा है, बाकी जो है 65 5 कंट्रीज़ को है। ये 35% जो इट इज़ इक्वलेंट टू 45 बिलियन डॉलर जो है। बड़ा मार्केट है जी। ट्रम्प की निगाह इसी पे है कि मैं सारा तेल खरीद लूँ, रशिया का बंद हो जाए, ये पूरा 45 बिलियन डॉलर में एक साथ अपने यहाँ ले आऊँ, मेरा बैलेंस मैं आज ही ठीक कर लूँ। ये होगा नहीं। इंडिया विल बैलेंस विद रशिया। ये तो है कि तेल खरीदें करेंगे ये, ठीक है ना। रशिया से फिर क्या सस्ता तेल आ रहा है। जब नेगोशिएट होगा अमेरिका के साथ, प्राइस नेगोशिएट होगी, तो हो सकता है ट्रम्प पीछे हट जाएं। मैंने कहा ना, अभी बहुत से इसमें इम्प्लीकेशंस आने बाकी हैं अभी, फिर उससे वापस रशिया जाना पड़े। लेकिन क्या है कि ये डिपेंड करेगा रिलेशनशिप बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड पुतिन, विच इज़ परफेक्ट एट द मोमेंट। और अभी तो क्या ट्रियो बन गया वर्ल्ड के अंदर, दैट इज़ ट्रम्प, मोदी एंड पुतिन। एक सिचुएशन जो बन रही है वो तो इस तरह की बन रही है ना इसमें जो है। तो नरेंद्र मोदी विल हैव हिज ओन से दैट वे जो है। सो दिस इज़ ऑल। लेकिन सर, ट्रम्प के इन आर्थिक और कारोबारी कदमों का लाभ किन देशों को मिलेगा? पहले उनको ऐसी उम्मीद थी पिछले टर्म के अंदर कि अमेरिका को लाभ होगा, अमेरिकन कंपनीज जो बाहर हैं मेरे यहाँ आके वापस इंडस्ट्री लगाएंगी। हुआ नहीं ऐसा। वो चले गए वियतनाम, वो चले गए थाईलैंड, वो चले गए इंडोनेशिया, वो चले गए हंगरी, वो चले गए मैक्सिको। वहाँ पे क्यों चले गए? वहाँ पे कि वहाँ पे टैक्स कम था, लेबर सस्ती थी, लाल फीताशाही नहीं थी, ठीक है ना, और करप्शन के झंझट नहीं थे, रिश्वत के झंझट नहीं थे। उनको किया। अब भारत उम्मीद कर रहा है कि वो सब यहाँ आ जाएंगे, तो उससे पहले भारत को अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना पड़ेगा, डिलीवरी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा।
वरना क्या इंडिया विल स्टैंड नो वेयर एज इट वॉज इन ट्रम्प्स अर्लियर टेन्योर जो है। तो चैलेंज है भारत के लिए एक तरह से जो है। तो अब ये देखना बाकी है कि हाउ फार एंड हाउ कैन इंडिया कैप्चर दिस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो पहले टेन्योर में लॉस्ट हो गई थी। सो लेट्स सी। सर देन व्हाट अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर में अच्छा समझौता हुआ। पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिकन मॉडल के जो रिएक्टर हैं भारत में बनेंगे एक तरह से। AI भी दोनों का आपस में डेवलपमेंट होगा। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल जो है जो दोनों कंट्रीज़ के बीच हुआ है। आर्म्स की डील तो बढ़ेंगी, वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो है ना, ये दोस्ती काफ़ी अच्छी रहेगी, पावरफुल रहेगी और इससे भारत को बहुत लाभ होगा इससे, ऐसा मेरा मानना है। सर, नौकरशाही में जिस तरीके से एक्सपेक्टेड होती है कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, उसमें बड़े पैमाने पर जो छटनी का फैसला लिया गया है, क्या आपको लगता है कि वो लागू हो सकेगा? डिफ़िकल्ट है, 20 सालों की छटनी का प्लान है उसका, तो टाइम विल टेल। हो सकता है सब लोग इकट्ठे हो जाएं, हालांकि वहाँ पे कोई यूनियन वगैरह का सिस्टम नहीं है। लोग कहते हैं इस सरकार के साथ हैं, लोग सरकार के साथ आते हैं, सरकार के साथ वापस जाते हैं नौकरी से जो है। तो हो सकता है वेट करें, 4 साल की ट्रम्प का होगा तो उसमें देखेंगे, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है। आप देखिए 20 लाख लोगों की नौकरी जाने की बात आएगी तो हंगामा होगा, अमेरिका में प्रदर्शन होंगे। तो एवरीबडी इज़ वेटिंग कि ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होते हैं। अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है ना, ये जिस दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, 20 लाख लोगों की छंटनी होगी वहाँ पे, उस दिन पता लगेगा। बाकी एज इफ टुडे it is very difficult to implement this decision, and I think at one or the other point Trump will have to intervene in this issue. जी सर, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो फैसला है अमेरिका में अगर सफल हो जाता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत में इस योजना के लाने को लेकर विचार करेंगे? कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी तो शुरू से कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओ। ये UPSC सिस्टम अपनी जगह है, उन्होंने एक सिस्टम किया था कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स जो एक्सपर्ट्स हैं बाहर के लाए जाएँ। हालांकि वो इतना सफल अभी नहीं हो पाया, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट जो है, लेकिन आइडिया अच्छा है और नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं। अब ये तो बात देखो ऐसा है, जहाँ नरेंद्र मोदी खुद रूल करते हैं ना, वहाँ तो ब्यूरोक्रेसी मोस्ट एफिशिएंट होती है। गुजरात में थी एफिशिएंट थी, PMO में एफिशिएंट है, लेकिन बाकी एंटायर कंट्री में और BJP रूल्ड स्टेट में, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जो ब्यूरोक्रेसी है इन स्टेट्स में उतनी इफेक्टिव नहीं है, उतनी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उतनी ऑनेस्ट नहीं है। ये सब जानते हैं इस बात को जो है। तो नरेंद्र मोदी एक दिन आधी रात को बैठ के सोच सकते हैं कि मुझे इस ब्यूरोक्रेसी को ऐसे चलने देना जहाँ मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड बना के जो भारत का सपना है, विकसित भारत का, उनका AI का सपना है, जो ट्रेड को दुगना करना, वो कैसे लागू हो पाएगा, ये उनके लिए उनके एजेंडा में हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और आप देखिए इंडिया की स्थिति किसी छिपी थोड़ी है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी का जो बेसिक मूड है वो काम अटकाने वाला है, काम करने वाला नहीं है बस। चाहे ब्यूरोक्रेसी कहीं की हो, वो प्लीज़ स्पीक और प्लीज डिस्कस लिखने से फुर्सत नहीं है ऑफिसर्स को जो है। काम होते हैं लोगों के, और कुछ एक संस्थाएं तो ऐसी हैं जो काम हो ही नहीं सकता वहाँ। और वो संस्थाएं कौन सी हैं? वो सारी की सारी मोस्ट ऑफ संस्थाएं हैं आपके अंदर। उसमें आपके अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड संस्थाएं हैं, आपके माइनिंग से रिलेटेड संस्थाएं हैं, वहाँ पे जो है आपके रजिस्ट्रेशन, जो लैंड का रजिस्ट्रेशन है उससे वहाँ तो काम हो ही नहीं सकता। आम टेंडेंसी ब्यूरोक्रेसी की जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो सिंगल विंडो नहीं है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। इसलिए हो सकता है देश के सारे हालात एक दिन उन्हें कंपेल करें नरेंद्र मोदी को कि यू आल्सो प्लीज़ गो ऑन दिस मॉडल। सो लेट्स सी। Now, so when should we expect Mr. Trump to visit India in near future? हो सकता है, वैसे तो क्या है कि ट्रम्प इज़ नॉट ए बिग फैन ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल लाइक नरेंद्र मोदी, ठीक है, लेकिन फिर भी आएंगे। वो क्यों आएंगे? एक तो दोस्ती खींच के लाती है, दूसरा उनके मन को ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस प्लान इंडिया इंप्लीमेंट कर सकता है, मेरा ट्रेड डेफिसिट है ना, ये सारे काम करके इंडिया उसको ठीक कर सकता है। ये हाई होप्स ऑफ नरेंद्र मोदी एंड इंडिया, और उनका प्यार उन्हें खींच लाएगा तो आएंगे। और दूसरा क्या मौका है, उनको होस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो कहेंगे आइए आप वहाँ पे। अब वो आएंगे तो चाइना भी जाएंगे उस समय, ये एक देखने की बात है। दैट विच है, आई एम होपफुल ही इज़ कमिंग वेरी सून इन द कमिंग मंथ्स टू इंडिया, ऐसा लगता है। सर, मोदी की इस पावरफुल अमेरिकी विजिट का क्या संदेश है इस्लामाबाद, बीजिंग और ढाका को? इन तीनों के लिए आदेश है कि ट्रम्प स्टैंड फर्मली विद नरेंद्र मोदी, एक लाइन का है। अमेरिका स्टैंड्स विद इंडिया, दूसरी लाइन का मैसेज है। इससे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, आखिर इसके मायने क्या है? मायने बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप मान लीजिए नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 21वीं सदी। गुजरात के दिनों से मैंने इनके भाषण अभी देख रहा था, भारत 24 पे जो चलते हैं पुराने भाषण 10 साल के, तो मैं देख रहा हूँ 2011 में भी उनका व्यू ऐसा ही था, टेक्निकल ओरिएंटेड होने का, कंप्यूटर ओरिएंटेड होने का, इंटरनेट ओरिएंटेड होने का। उसमें भी ऐसे करते थे। आई थिंक ही वॉज द ओनली चीफ मिनिस्टर इन दोज टाइम्स, 2011, 12, 13 के अंदर जो है, जो इतनी दिलचस्पी लेते थे। मैं गुजरात जाता था, ETV चलाता था वहाँ, लेकिन इतना मुझे ज्ञान नहीं था उसका।
मैंने पुराने भाषण उनके 2-3 देखे तो ही इज़ टॉकिंग एब्सोल्युटली ऐसा लग रहा है जैसे वो आज का नरेंद्र मोदी बोल रहा है, वो 2011 में बोल रहा था, 2012 में बोल रहा था। इट्स फैक्चुअली करेक्ट, आप उठा के वीडियो देख लीजिए उनका जो है। तो उन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया है, उनकी वेशभूषा इंडियन है, उनका माइंड है ना अमेरिकन हो गया, उनका माइंड वेस्टर्न हो गया, उनका माइंड कंप्यूटर के अंदर जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव पर्सन टू फेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टू फेस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, जिसे आप कहते हैं। तो उनका आज भी क्लियर है। देखिए फ्रांस में गए, वहाँ पे को चेयर किया उन्होंने उस मीटिंग को, जो है इतना दिलचस्पी ली। कोई दूसरा आदमी होता वैष्णव को भेज देता, अश्विनी वैष्णव आप जाओ हुआ है। कौन प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट लेता है टेक्निकल इश्यूज़ में, आप बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी लेते हैं इस तरह से जो है, और वहाँ जाके उन्होंने किया। और आज क्या है कि जो देश टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा है वही संसार का सबसे बड़ा देश है। जिसके पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वही देश संसार का नंबर 1 कंट्री कहलाएगा। तो ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि 21वीं सदी जो है ये टेक्नोलॉजी की सदी है। सर, ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी के नहीं बुलाए जाने को कांग्रेस ने खूब प्रचार किया था, और अब इस यात्रा में मोदी और ट्रंप के बीच की जो केमिस्ट्री है, इसको देखकर अब कांग्रेस और कांग्रेसी नेता क्या करना चाहेंगे? नहीं, वो पिट गया वो आरोप, वो कार्ड जो चला था, कार्ड 2-3 दिन तो चला था, लेकिन बाद में पिट गया। हालांकि उसमें भी सफाई आ गई थी कि उनके प्रतिनिधि के रूप में गए हैं वो कोई अपनी सार्वभौम सत्ता थोड़ी है, कोई जयशंकर की चले गए वहाँ पे। वो प्राइम मिनिस्टर के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भेजा उन्हें, उनकी चिट्ठी लेके गए, उनको फ्रंट रो में बैठाया, वहाँ के विदेश मंत्री उनसे मिले, मान सम्मान पूरा रहा। लेकिन फिर भी लोग माने नहीं, सवाल उठाते रहे, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं इन्वाइट किया गया। इस विजिट ने बेफिटिंग रिप्लाई दिया उनको। बुलाना क्या होता है, वो तो गले मिल रहे हैं। आप देखिए क्या क्या हो रहा है, मैंने बताया ना आपको कितनी निकटता है, कितनी केमिस्ट्री है। तो इस विजिट की जो केमिस्ट्री है नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो है, वो अपने आप में एक सिंगल लाइन आंसर है टू कांग्रेस। उसमें जो प्रचार हुआ था कि नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया, दैट इज़ ऑल ओवर नाउ। नरेंद्र मोदी हैज़ emerged एज ए हीरो ऑफ इंडिया अमेरिकन रिलेशनशिप एंड दैट्स ऑल। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर विदेशी मीडिया में क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। आमतौर पर विदेशी मीडिया जो है, भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते थे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं होता था। अब जैसे इंडिया में लोग अलर्ट हैं, फॉरेन मीडिया बड़ा अलर्ट रहता है। फॉरेन मीडिया में भी एक ग्रुप ऐसा था जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे और नाम पे एम्बेरसिंग क्वेश्चन करता था। जैसे इस बार एक ने अडानी का क्वेश्चन किया तो मोदी ने स्नब किया उसको कि एट दिस लेवल डोंट डिस्कस इंडिविजुअल इशू, तो चुप होकर बैठ गया आदमी वहाँ पे जो है। तो वो एक था। लेकिन इस जो मीडिया जो है अभी जो आया है, चाहे वो आपका BBC है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स है, आपका जो है, ये सब की जो धारणा है वहाँ पे जो लिखा है सब ने, उसका जिस्ट ये है। किसी ने तो कहा कि ये दोस्ती बहुत लंबी चलेगी, किसी ने मेगा वाला फार्मूला बताया, किसी ने ये कहा कि वो ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, किसी ने कहा कि दोनों देश आपस में मिले हैं, किसी ने लिखा कि उन्होंने झगड़ों को बैक साइड में बैक बर्नर पे रख के अपनी अच्छी मीटिंग कर ली है। कुल मिला के द रेस्पॉन्स ऑफ फॉरेन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया दिस टाइम वाज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड सम ऑफ द क्रेडिट सर्टेनली गोज टू प्राइम मिनिस्टर्स मीडिया मैनेजमेंट। सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये अमेरिकी यात्रा को नरेंद्र मोदी की 2-3 सेंटेंस में सम अप करें तो कैसे करेंगे सर? आप देखो सम अप में तो मैंने आपसे कहा है ना कि एक तो क्या है, मोदी इज़ ए गेनर दैट वे। अपेरेंटली लुक्स सम टाइम आपको ज़्यादा ले गया ट्रंप, ऐसा है नहीं, यू वेट फॉर द टाइम। तो मेरा असेसमेंट ये है कि मोदी इज़ ए गेनर 1। सेकंड क्या, दोस्ती और मजबूत हुई है। तीसरा इसमें क्या है कि विकसित भारत का जो एजेंडा है उसमें ट्रंप को उन्होंने साथ ले लिया। व्यापार बढ़ाएंगे, कल उनसे और कुछ कमिटमेंट ले लेंगे, फाइटर ले लिया, आप देखिए उसमें जो है। तो कुल मिला के क्या है कि विज़िट को एक लाइन में अगर ये कहें हम, तो इट वॉज ए वेरी सक्सेसफुल विजिट ऑन द पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। और जो आशंका थी उसके ट्रबुलेंट व्यवहार को लेकर के और उसके जो विम्सिकल मूड है ट्रंप का, उसको लेकर के जो थी, तो मोदी हैज़ हैंडल्ड इट वेरी वेल। और इसको मैं उसी अखबार की उस कटिंग को दोहराऊँगा आपके सवाल के जवाब में कि मोदी इनफैक्ट हैज़ डिसआर्म्ड ट्रंप इन दिस विजिट। सर, पीयूष गोयल ने भी तो कुछ कहा है इस विजिट के बारे में। हाँ, अच्छा कहा उन्होंने कल। उन्होंने कहा कि इट्स ए बिग बूस्ट इन इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप एंड ए बिग बूस्ट फॉर बिजनेस सेक्टर, जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा आपको इसकी चिंता ज़रूरत नहीं है कि वो स्टील पे क्या टैरिफ लगे क्या नहीं लगेगा, कोई घाटा आपको नहीं होगा, ये मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ, हम उपाय करेंगे इसके। और उन्होंने कहा कि हमारे पास में अगले 10 साल तक के लिए जो है वो विदेशी रिजर्व जो हैं हमारे पास में मौजूद हैं, तुम ट्रेड डेफिसिट की चिंता मत करो, लीव इट टू अस। तो पीयूष गोयल हैज़ वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड द प्राइम मिनिस्टर्स व्यू पॉइंट एंड ही इज़ ए नॉलेजेबल पर्सन जो है, तो ही इज़ हर्ड वेरी रेस्पेक्टफुली इन द बिजनेस मार्केट। और अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया, अच्छा उन्होंने कहा।
सर, फ्रांस में मोदी के स्वागत में वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कई बार प्रोटोकॉल तोड़ दिया। ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी में? ऐसा नरेंद्र मोदी का मैजिक है। मैंने कहा ना, कुदरत की देन है। जहाँ जाते हैं सामने वाला इतना प्रभावित होता है। कोई कैसे प्रभावित होता है, कोई गले मिलता है, मैंने आपसे कहा ना, कोई प्रोटोकॉल तोड़ता है। तब क्या है कि देखिए आप, 2 बार प्रोटोकॉल तोड़ा मेजर उन्होंने वहाँ पे जो है। एक तो प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे थे वहाँ से, अमेरिका जा रहे थे, टेक ऑफ कर रहे थे, तो खुद चले गए वहाँ सी ऑफ करने के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ फ्रांस की हिस्ट्री में जो है। इससे पहले जो है एक मार्सिलो करके सिटी है वहाँ पे जो है, वहाँ इंडियन कॉन्सुलेट है मार्सिलो जो है, तो वो इंडियन दूतावास कॉन्सुलेट आप कह दीजिए, उसका उद्घाटन करना था। तो अपने प्लेन में अपने साथ बैठा करके अपने कार कैड के साथ उनको वहाँ लेके गए। आप देखिए, प्राइवेट डिनर दिया उनको वहाँ पे है। तो केमिस्ट्री इज़ वंडरफुल। सर, फ्रांस में AI इंटरनेशनल समिट हुआ, उसका आयोजन हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ स्टेज पर बैठे थे, लेकिन रूस के वाइस प्रेसिडेंट और चाइना के डेप्यूटी PM ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये नरेंद्र मोदी का ऑरा है, उनका कद है, वो जो मैंने पहले कहा आपसे, उनका एक रुतबा है वहाँ पे जो है। ये मुझे भी देख के हैरानी हुई कि इतने बड़े बड़े लोग जो चाइना और अमेरिका के लोग, मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप देखिए, और एक वहाँ का दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ ऑडियंस में बैठे हैं। नरेंद्र मोदी मंच से बैठे हैं फ्रांसीस प्रेसिडेंट के साथ में जो है, और भाषण दे रहे हैं वहाँ से। वो लोग नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे हैं वहाँ पे। इट्स ए प्राइड मोमेंट फॉर द कंट्री, इट्स ए प्राइड मोमेंट फॉर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ जो है ये। दिस इज़ ऑल। जी सर, फिर जो बिजनेस मीटिंग हुई फ्रांस में, उसमें क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने? बिजनेस मीटिंग में उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा कि कम टू इंडिया, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। उन्होंने कहा कि हम 1000 विमान हमारी कंपनियाँ खरीदने जा रही हैं, फिर कोई 500 विमान खरीदने वाला है। आओ यहाँ पे देखो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बाद में पीछे रह जाओगे, फिर कहोगे पता नहीं चला जो है। अच्छे थे, उन्होंने सारे फ्रेंच इंडस्ट्रीज़ वगैरह से बातचीत करी, गुड रेस्पॉन्स। और मैं तो उम्मीद करता हूँ विद द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है, मोर इन्वेस्टमेंट विल कम टू इंडिया फ्रॉम फ्रांस इन द कमिंग डेज, ऐसा लगता है। सर, अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान मोदी ने वीर सावरकर को भी याद किया। फ्रांस में वीर सावरकर को याद करके रेलेवेंस क्या था जो प्रधानमंत्री? देखो, नरेंद्र मोदी की एक बात है ना, अपने भारतीय होने का गर्व वो विदेश में भी नहीं भूलते हैं। भारत के संस्कारों को, भारत की स्मृतियों को, भारत के स्मारकों को, भारत के महापुरुषों को विदेशों से जुड़े हैं, उनको सत्कार देते हैं। हर जगह गांधी को याद करते हैं। इस बार जब वहाँ पे गए तो ये पता चला कि ये जो शहर है, यहाँ पे वीर सावरकर का बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि ये जो स्थान है, भारत की स्वतंत्रता का एक मार्ग दिखाया इसने, भारत की स्वतंत्रता का रास्ता इसने बताया। वो कैसे? और वीर सावरकर का योगदान जो है, पीढ़ियाँ जो हैं देश की उन्हें याद रखेंगी। किस्सा हुआ था कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर, ब्रिटिश सेना की पकड़ में आ गए वहाँ से। तो उस सेना के कस्टडी से उन्होंने भागने का साहसिक प्रयास किया, समुद्र में कूद गए, समुद्र के दूसरे किनारे तैर करके पहुँचे वहाँ पे। तो फ्रेंच के लोग खड़े थे, फ्रेंच आर्मी ने उनको ले लिया, वापस ब्रिटिश वालों को लौटा दिया। बाद में 1911 में फैसला आया तो फैसला इनके पक्ष में आया। उनका गिरफ्तारी उनकी ना इरेगुलर थी, लेकिन इसके बावजूद जो है फिर ब्रिटिश सेना ने उसको फ्रेंच को वापस नहीं सौंपा और ब्रिटिश के पास ही रहे। तो उनकी याददाश्त इससे जुड़ी हुई है कि देश के स्वतंत्रता सेनानी जो हैं देश के, और उनका वहाँ योगदान था, वीर सावरकर का योगदान था। तो वहाँ गए तो उन्होंने याद किया, उन्हें देश में लोगों को अच्छा लगा। RSS कैडर को पूरे को बहुत अच्छा लगा होगा, BJP को अच्छा लगा होगा कि नरेंद्र मोदी वहाँ जाकर के भी ट्रंप के आभा मंडल में वीर सावरकर को नहीं भूले। Sir, what is the one-line message of Paris summit which was co-chaired by प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? उसमें ये है कि पेरिस समिट है ना, जो बेसिकली इट्स कॉल फॉर ह्यूमन सेंट्रिक डिसीजंस एंड मोर फोकस ऑन, जिसे कहना चाहिए, एथिक्स एंड एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। कुल मिला के था, कुल 10 समझौते उन्होंने साइन किए हैं, इन वन लाइन मैसेज तो उसका यही था। सर, नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के इस एजेंडे की पृष्ठभूमि में आखिर नरेंद्र मोदी के मन में दिल्ली के लिए क्या छुपा है, और दिल्ली में ताज किसको सौंपने वाले हैं? दिल्ली में नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होने जा रहा है। पॉलिटिकल सपना तो पूरा हुआ, 11 साल से संसार जीता, दिल्ली नहीं जीती थी। इस बार प्रधान सेनापति ने उनके लीडरशिप में दिल्ली जीती। नरेंद्र मोदी गदगद हैं। अब मन का भाव है कि मेरे डेवलपमेंट का सपना कैसे साकार हो यहाँ पे।
तो बेसिकली क्या है, वो बिग प्रोजेक्ट्स ला करके यहाँ पे जो है ना उन पे अपनी स्टैम्प छोड़ना चाहते हैं। इट्स ए विजन ऑफ न्यू इंडिया, इट्स ए न्यू इंडिया बेसिकली जो है। और अगर आप देखेंगे आने वाले समय में तो शीला दीक्षित को लोग भूल जाएंगे। दिल्ली के लोगों को अभी भी कईयों को याद है कि उसमें विकास हुए थे। केजरीवाल के टाइम में तो सब डिबेट और डिस्कशन चलता रहा जो है। तो अब लोग चाहते हैं कि शीला दीक्षित से भी बेहतर डेवलपमेंट यहाँ पे दिल्ली में हो, और प्रधानमंत्री करेंगे। मेरा आकलन है कि कम से कम 1-2 लाख करोड़ रुपए दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए वो लगाएंगे, और अगले 1 साल में दिल्ली का नक्शा आपको बदलता दिखाई देगा। हालांकि नरेंद्र मोदी हैज़ ऑलरेडी अल्टर्ड द बेसिक स्काई लाइन ऑफ दिल्ली बाय पुटिंग सम लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स एज सच। न्यू पार्लियामेंट आया, आप देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का वो बना, फिर कम्प्लेक्स बन रहा है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कम्प्लेक्स बन रहा है, इस तरह से जो है। तो ये उनकी परिकल्पना है, और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर तो कोई बन जाएगा, लेकिन आई थिंक PMO विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन द कैपिटल। और बेसिकली नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दिल्ली शुड बी रिमेंबर्ड और दिल्ली शुड बी सीन एज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड पावरफुल कैपिटल इन द एंटायर वर्ल्ड। ही वॉन्ट्स टू मेक इट एन इंटरनेशनल कैपिटल। तो बहुत उम्मीद है लोगों को। दिल्ली का जो ताज आपने पूछा कि किसको सौंपा जाएगा, और अब देखिए, पहले ये मीटिंग आज की थी विधायक दल की, अब वो 19 को बैठक हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा ने नाम तय कर लिया होगा बाय नाउ। और वैसे JP नड्डा का रोल काफ़ी बढ़ा है इन दिनों। अभी 2 दिन पहले अमित शाह के साथ 1 घंटा मीटिंग थी इसी मुद्दे पे, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स। कई नाम हैं उनके सामने जो है, और फिर क्या वो मैसेज देना चाहते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से पूरे देश के अंदर, एक अलग तरह का मुख्यमंत्री, एक आदर्श मुख्यमंत्री क्या हो नरेंद्र मोदी के मॉडल का, उसका मैसेज देना चाहते हैं। तो इसलिए क्या है, इट विल हैव ए स्टैम्प ऑफ नरेंद्र मोदी आल्सो, अपार्ट फ्रॉम अमित शाह एंड JP नड्डा एंड मोहन भागवत टू सम एक्सटेंट। आपसे ज़्यादा रोल नहीं है RSS का इस मिनिस्टर, लेकिन जो जितना भी है दैट विच है। बेसिकली इट विल नरेंद्र मोदी डिसीजन टू ब्रिंग ए person who can effectively work under their supervision, या कहीं अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरविजन, अंडर PMO सुपरविजन, टू डेवलप दिल्ली ऑन ए वेरी वेरी फास्ट एंड एक्सपेक्टेड स्पीड। तो दिल्ली में बहुत कुछ होने वाला है। नए मुख्यमंत्री घोषणा विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें हो जाएगी 19 तारीख को जो है। टिल देन वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया टुडे ने अभी मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया और NDA को 343 सीटें दी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? लगता है ठीक है मुझे। आई ब्रॉडली एंडोर्स दिस सर्वे। 282 दिए उन्होंने, 282 भाजपा को दी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी थी उनके पास 303 रही हुई हैं, आपने देखा है 303 से तो कम ही है 282, और ये तो 240 रह गई हैं। RSS का थोड़ा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, वरना 272 273 तो तभी होती, 10 का फ़र्क था सारा। तो मुझे लगता है कि ये BJP की जो है ये 282 थोड़ा सा जो है लोअर असेसमेंट है। इट माइट गो टू अगेन 303 टाइप 300+, ऐसा मेरा लगता है मुझे जो है। और NDA उसी हिसाब से NDA बढ़ जाएगा, 343 है तो वो 370 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से हो जाएगा दैट वे जो है। लेकिन ब्रॉडली आई एंडोर्स दिस सर्वे एंड इट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट्स नरेंद्र मोदी पॉपुलरिटी इन द कंट्री। और एक और मैसेज कि अगले कई वर्षों तक नरेंद्र मोदी का कोई अल्टरनेटिव अभी आपको दिखाई नहीं देता एज ए प्राइम मिनिस्टर। People can compete with BJP, people can secure certain seats in other states, people can have different chief ministers, but as far as Prime Minister is concerned, there is no visible alternative at the moment. So India today's survey is broadly, factually, looks correct. सर, आपने इस सर्वे को एंडोर्स किया और प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में भारत को एंडोर्स करते हैं। दिल्ली जीते, दिल्ली के दिल को जीते, दिल को जीतने के साथ अमेरिका में दोस्ती जीती, दोस्ती जीती, डील क्रैक की, डील के साथ डिप्लोमेसी को आगे लेकर गए और डिप्लोमेसी के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूती आगे बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, द JC शो का आप हिस्सा बने। आज पूरा आपने एनालिसिस प्रधानमंत्री मोदी के इस विदेशी दौरे का किया, लेकिन इस विदेशी दौरे में लेने देने से ज़्यादा भविष्य के मजबूत रिश्ते की नींव रखी गई है। पूरी दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है और लोकतंत्र की महत्ता क्या है ये भी बता दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का द JC शो का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।